तो भाई ऑन कर दी, आगे बढ़ाते हैं। आज क्वेश्चन जो है कहाँ तक आगे थे हम? अभी तक आप लोगों को पता चल चुका है कि जो डीएनए है वही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। ये किसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसने वो कर चुका है, कौन सी किसने सिद्ध करा था? हर्शे और चेस ने सन 1952 में। 53 में क्या हुआ था? 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी गई थी। किसने दी थी? डीएनए की खोज कब हुई थी? 1869 है ना। किसने करी थी? फ्रेडरिक मिशर ने, है ना। उसके बाद 1928 ईस्वी में क्या हुआ था? 1928 में ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, रूपांतरणीय सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ तक पहुँच चुके थे तुम। जो एडेनिन और जो थाइमिन होता है वो आपस में कितने बॉन्ड बनाते हैं? 2 हाइड्रोजन बंद। और जो गुआनिन और साइटोसिन होता है वो कितने बंद बनाते हैं? 3 बनाते हैं। जो डीएनए होता है वो किससे मिलकर बना होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, है ना। एक इधर थी एक इधर थी, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। ठीक है, 2 कैसी थी? एक इधर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। एक इधर न्यूक्लियोटाइड थी, एक इधर न्यूक्लियोटाइड थी। तो एक इधर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक इधर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसलिए डीएनए कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ हो? 2। ठीक है, ये पता तुम्हें न्यूक्लियोटाइड क्या हो, न्यूक्लियोसाइड क्या हो? न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक हो, न्यूक्लियोसाइड के 2 घटक हो। पता नहीं? प्यूरिन्स क्या हो, पिरामिडिन्स क्या हो, सब पता। ठीक है, डीएनए आरएनए में अंतर, सब पता। डीएनए की फुल फॉर्म, आरएनए की फुल फॉर्म, कोई दिक्कत? जीन पता क्या हो, क्रोमोसोम पता क्या हो। ठीक है, ठीक है बेटे, पता नहीं जीन क्रोमोसोम। देखो जरा, अब क्या करता है, जो डीएनए होता है ना, डीएनए जैसे एक कोशिका है, ठीक है। एक कोशिका से कितनी कोशिका बननी है? 2 कोशिका बननी है। कितनी बननी है? 2 कोशिका। समसूत्री विभाजन हो रहा है, एक कोशिका से क्या बननी है? दूसरी कोशिका बननी है। अब मुझे ये बताओ, जैसे कोशिका के पास अपना खुद का डीएनए होता है, एक कोशिका है उसके पास खुद का अपना डीएनए है, जब वो उसमें से टूट के दूसरी कोशिका बनाएगी, एक कोशिका है मेरे पास, उसका खुद का अपना डीएनए है, और वो टूटेगी, क्या बनाएगी? दूसरी नई कोशिका बनाएगी। अब मुझे ये बताओ, वो डीएनए उसमें जाएगा नहीं जाएगा? कैसे जाएगा? नया जाएगा, पुराना जाएगा, कैसे, क्या होगा? वो जो नई कोशिका होगी, नई कोशिका बनाएगी। एक कोशिका है कोई, ठीक है, कोशिका से एक नई कोशिका बन रही है, उस मुझे ये बताओ, उसमें कोशिका में डीएनए होगा नहीं होगा, या होगा तो कितना होगा, कैसा होगा? बताओ क्या होगा? पुराना वाला होगा, नया बनेगा, उसमें अपने आप बनाएगी वो, क्या होगा? बताओ, बता। जैसे शुरू में क्या होता है, शुरू में शुक्राणु और जो अंडाणु होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। एक अलग अलग कोशिका होती है, क्या बनता है शुरू में? युग्मनज, जाइगोट बनता है। वो एक कोशिकीय होता है। एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8, 16, 32 ऐसे बनती है। ऐसे पूरा फिर हमारे शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब जब वो शुरू में कोशिका रही होगी, जब उस कोशिका से एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी होंगी, 2 से 4 बनी होंगी, 4 से 8, 8 से 16 ऐसी बनी होंगी, तो मुझे ये बताओ उनमें डीएनए कहाँ से आ रहा? उन कोशिकाओं में डीएनए कहाँ से आया होगा? सोचने वाली बात है ना। डीएनए कहाँ से आया होगा उनमें? शुक्राणु और अंडाणु मिले, शुक्राणु और अंडाणुओं के में क्या होगा? केंद्रक होगा। शुक्राणु में भी और क्या होगा? अंडाणु में भी केंद्रक होगा। उन दोनों के जो केंद्रक होंगे वो आपस में मिले। केंद्रक में क्या होता है आपका? डीएनए। केंद्रक में ही तो होता है डीएनए, तो डीएनए आपस में मिला होगा, ठीक है। गुणसूत्र मिले होंगे, गुणसूत्र में डीएनए होता है, सिंपल सी बात। तो जो वो तुम्हारे मम्मी पापा का है ना, वो जो डीएनए है वो किसका है? तुम्हारे मम्मी पापा का डीएनए। अब वो डीएनए मिला के तुम्हारी जो जितनी भी आगे कोशिकाएं बनती हैं उनमें सब में डीएनए जाता है। कुछ तो जाएगा तुम्हारे पेरेंट का डीएनए और कुछ बनाएगी कोशिका खुद, ठीक है। आधा डीएनए ऐसे समझ लो, 50% जो डीएनए होता है, नई कोशिका जो बनी ना, एक कोशिका दूसरी कोशिका बनी, तो उस नई कोशिका में 50% तो होगा डीएनए खुद का अपना, और 50% होगा पुरानी वाली कोशिका का। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा? ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, ये कोई डीएनए है ऐसे, ठीक है। क्या है? ये कोई डीएनए है। वाओ, अब तो लग रहा डीएनए है। ये क्या है? कोई डीएनए है, और ये किसी कोशिका के अंदर है, कोई किसी कोशिका के अंदर है। इससे क्या बनना है? दूसरा डीएनए बनना है। देखो कैसे बनता है,
पेस्ट नहीं होने का है। देखो क्या होता है डीएनए बनने के लिए, क्या होता है, ये जो डीएनए है ना, डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, सिंपल सा दिख रहा है, एक इधर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक इधर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, बताया था ना मैंने तुम्हें, दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के। दो स्ट्रैंड का मतलब है उसमें कितनी चेन होती है, दो। और दो कौन सी चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, डबल स्ट्रैंड है इसमें डीएनए में, ठीक है भाई। तो सबसे शुरू में क्या करते हैं, इसमें जो डीएनए होता है उसको खोलने की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, खोलने की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं अनवाइंडिंग। क्या बोलते हैं उसको, अनवाइंडिंग। ये रहा देखो यहाँ डीएनए का खुलना, अनवाइंडिंग होती है। इसको अनवाइंडिंग करी, खोल दिया इसको डीएनए को। अब क्या करेगा, एक कोशिका में तो ऐसा जाएगा पुराना वाला डीएनए, ठीक है, क्या जाएगा, एक में पुराना वाला डीएनए जाएगा, और दूसरी में पता क्या जाएगा, दूसरा बनाएगा वो खुद से। देखो जरा, देखो अब देखो नया डीएनए बन गया ना। नए डीएनए में क्या है, एक तो पुराने वाला स्टैंड है, ये पुराने दो डीएनए बने ने, एक से दो ही बनेंगे, एक से दो कोशिका बनेगी ना। तो उन कोशिकाओं में क्या होगा, एक में तो कैसा होगा, ये पुराने वाला, उन कोशिकाओं का जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, उन कोशिकाओं का जो डीएनए बनेगा, एक स्टैंड तो होगा उसमें पुराने वाला, और एक बनाएगी वो खुद से, ये पीले वाला बनाएगी वो खुद से, और लाल वाला उनके पेरेंट्स में था ने, या उससे पिछले वाली कोशिका में था ना। तो एक तो वो होगा, एक वाला एक स्टैंड होगा, ये रेड वाला, ये पहले से उपस्थित जो कोशिका उससे आएगा, और जो ये पीले वाला है वो क्या बनाएगी, वो कोशिका खुद बनाएगी। तो 50% जो डीएनए होगा वो पिछली वाली कोशिका का होगा, और जो 50% डीएनए होगा वो कौन बनाएगी, खुद जो कोशिका बनी है वो नई, वो बनाएगी। यही समझना है तुम्हें। तो अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि डीएनए द्विगुणन कैसे करता है। द्विगुणन का मतलब है अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है, एक से दो कैसे बनते हैं डीएनए, वो समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। एक से दो डीएनए कैसे बनते हैं उसे बोलते हैं डीएनए का द्विगुणन, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में उसको, ठीक है, डीएनए का द्विगुणन या डीएनए रेप्लिकेशन। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, मतलब डीएनए अपने आप में रेप्लिकेट कैसे करता है, एक से दो डीएनए कैसे बनते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, हेडिंग डाली तुमने डीएनए का द्विगुणन, ठीक है, यहाँ लिखा है डीएनए अणु में अपने आप द्विगुणन करने की क्षमता होती है। डीएनए क्या कर सकता है, अपने आप द्विगुणन, मतलब डीएनए खुद एक डीएनए से कितने डीएनए बना सकता है, दो, खुद अपने आप द्विगुणन करने की क्षमता होती है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, एक एक वर्ड ऐसे ही लिखा होना चाहिए तुम्हारी कॉपी में भी है, और याद भी ऐसे ही होना चाहिए। यह कोशिका विभाजन की ऐसा अवस्था में होता है, जब कोशिका विभाजन करती है, कोशिका एक से दो कोशिकाएं बनती है, तो उसमें एक अवस्था आती है एस परावस्था। देखो मैं तुम्हें कुछ समझाना भी चाहता हूँ, ऐसे होती है जो कोशिका परावस्था होती है, यहाँ से तो होती है अंतरावस्था। क्या होती है, अंतरावस्था होती है, अंतरावस्था नहीं, इसको एम फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम फेज। और जो ये वाली होती है, ये होती है अंतरावस्था, इंटरफेज। इसमें सबसे शुरू की जो अवस्था होती है वो G1 अवस्था होती है, फिर एस आती है, फिर G2 अवस्था आती है, जब कोशिका विभाजन करती है, चार अवस्थाओं में विभाजन करती है, ठीक है। तो उसमें ने एक एस अवस्था आती है, ये एस अवस्था। इस एस अवस्था में क्या होता है, जो कोशिका जो डीएनए होता है वो क्या करता है, द्विगुणन करता है। सिंपल बात याद रखनी है तुम्हें, जब कोशिका विभाजन करती है उसकी कौन सी अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है, कौन सी अवस्था में, एस अवस्था में। डीएनए को क्या द्विगुणन कराने के लिए किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, नहीं, वो खुद अपनी क्या बना सकता है, एक से दो को भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें स्व द्विगुणन की क्षमता होती है, स्व मतलब अपने आप द्विगुणन करने की क्या होती है, क्षमता होती है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डीएनए का द्विगुणन अर्धसंरक्षी व अर्धसतत होता है। डीएनए का जो द्विगुणन होता है वो अर्धसंरक्षी, अर्धसंरक्षी का मतलब होता है, अर्धसंरक्षी, अर्ध मतलब आधा, संरक्षी देखो क्या मतलब है संरक्षी का, इसमें आधा जो है, आधा पुराने वाली कोशिका का डीएनए है, आधा डीएनए किसका है, नई वाली कोशिका का, उसने खुद बनाया है, तो इसी का मतलब है अर्धसंरक्षी, ठीक है। यही है अर्धसंरक्षी, मतलब जो नया डीएनए बनता है उसमें 50% किसका होता है, पहले वाली कोशिका का, और 50% किसका होता है, अपना खुद का डीएनए जो वो खुद बनाती है। तो यही है अर्धसंरक्षी, ठीक है भाई। अर्धसंरक्षी और अर्धसतत। अर्धसतत देखो यहाँ लिखा हुआ अर्धसतत। अर्धसतत का मतलब होता है, जैसे अब डीएनए पूरा बंधा हुआ है, क्या हुआ, डीएनए पूरा बंधा हुआ है,
ये पूरा एक साथ नहीं द्विगुणन करता है, ऐसे कि आपस में पूरा का पूरा खुल गया डीएनए। डीएनए कितना लंबा हो, 2.2 मीटर लंबा है ना, तो वो सारा इतना लंबा नहीं खुलता, वो एक बारी में नहीं खुलता। सबसे पहले यहाँ से छोटा सा खुलेगा, ऐसे यहाँ छोटा सा खुलेगा, ऐसे खुलने के बाद फिर क्या करेगा, ऐसे कुछ टुकड़ा ऐसे ऐसे छोटा सा खुलेगा, छोटा सा खुलेगा, ठीक है। 2 स्टैंड है, नहीं 2 स्टैंड है, कुछ ये वाला डीएनए है, ये वाला डीएनए, इस डीएनए पे तो बनेगा नया डीएनए कुछ इस डायरेक्शन में, नया वाला डीएनए बनना ना, तो वो बनेगा इस डायरेक्शन में। दूसरे वाले डीएनए बनेगा ऐसे, टुकड़ों में बनता है, टुकड़ों में, दूसरे स्टैंड पे। भाई 2 स्टैंड है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा खुलता जाएगा, इधर से नया नया डीएनए बनता जाएगा, इस वाले स्टैंड पे भी, इधर से एक स्टैंड पे तो बनेगा डीएनए ऐसे, दूसरे स्टैंड पे बनेगा डीएनए ऐसे, एक स्टैंड पे बनेगा डीएनए सतत, सतत मतलब लगातार, और दूसरे स्टैंड पे बनेगा असतत, असतत मतलब टुकड़ों में, असतत मतलब टुकड़ों में, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, टुकड़ों में बनता है। तो वो यही लिखा होता है, यहाँ वही लिख रखा है, डीएनए का द्विगुणन अर्धसंरक्षी। अर्धसंरक्षी का मतलब पता चल गया, अर्धसंरक्षी का, डीएनए का द्विगुणन अर्धसंरक्षी, सेमी कंजर्वेटिव व अर्धसतत, डिसकंटिन्यूअस। अर्धसतत का मतलब पता चल गया, अर्धसतत का मतलब पता चल गया, अर्धसतत, अर्ध मतलब आधा, सतत आधा तो लगातार है, आधा कैसा है, टुकड़ों में, पता चल गया अर्धसतत। तो अर्धसतत होता है, अर्थात नए डीएनए में, यहाँ लिखा हुआ है देखो, इसका मतलब समझा रखा अर्धसंरक्षी का यहाँ, अर्थात नए डीएनए में एक पुराना स्टैंड व एक नया स्टैंड होता है। इससे सिंपल लैंग्वेज और क्या होगी बताओ यार। अर्थात नए जो नया डीएनए बनाना, ये नया डीएनए बना, इसमें एक डीएनए, ये देखो, अर्थात नए डीएनए में एक पुराना स्टैंड होगा, ये पुराना स्टैंड रेड वाला, और वह एक नया स्टैंड होता है, जो पीला वाला है वो क्या होता है, नया स्टैंड। और डीएनए के, अब इसके बारे में बता रहा हूं मैं, अर्धसतत, और डीएनए के एक स्टैंड पर नया डीएनए लगातार बनता रहता है, एक स्टैंड पे डीएनए क्या बन रहा, लगातार बनेगा, और दूसरे स्टैंड पे, जिस पे जो लगातार बनता है ना, जिस स्टैंड पे डीएनए लगातार बनता है, इस स्टैंड पे डीएनए लगातार बन रहा, इस स्टैंड को पता क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड, लीडिंग स्टैंड। और दूसरे स्टैंड पर डीएनए टुकड़ों में बनता है। डीएनए किस में बनता है, टुकड़ों में। वहां मत देखो, मेरी जुबान सुनते रहो, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो ध्यान रखो, ठीक है। तो एक स्टैंड पे जिस पे क्या बनता है, जिस पे क्या बनता है, लगातार डीएनए बनता है, उस स्टैंड को क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड। और जो दूसरा स्टैंड जिस पे डीएनए टुकड़ों में बनता है, उसको क्या कहते हैं आप, लैगिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं उसको, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अर्धसंरक्षी पता चल गया, डीएनए का जो द्विगुणन होता है अर्धसंरक्षी होता है और अर्धसतत होता है। ये 1 नंबर का, मतलब नीट में बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव और डिसकंटिन्यूअस, अर्धसंरक्षी और अर्धसतत, बहुत बारी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद डीएनए का द्विगुणन निम्न चरणों में पूर्ण होता है। डीएनए का द्विगुणन निम्न चरणों में पूर्ण होता है। अब 3 चरण हो, सबसे पहले डीएनए का खुलना, सबसे पहले इस डीएनए को थोड़ा थोड़ा खोल लेंगे, ठीक है। इस डीएनए को खोलने के लिए, थोड़ा थोड़ा खोलने के लिए एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है हेलिकेज। क्या नाम होता है उसका, क्या नाम होता है, हेलिकेज। ये लिखा हुआ, हेलिकेज एंजाइम डीएनए के दोनों स्टैंड को अलग करता है, ठीक है। दोनों स्टैंड को थोड़ा थोड़ा खोल लेगा, पूरा नहीं खोलने का एक बार में, थोड़ा थोड़ा खोल लेगा, तथा उनके बीच उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन बंध ही तो थे, इसमें क्या होंगे, ए टी जी सी, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं थे, किसी के बीच 2 थे, किसी के बीच 3 थे, है ना। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को बीच में से तोड़ना ना, हाइड्रोजन बॉन्ड को इन बीच में से तोड़ना, बीच में से तोड़ने का काम, डीएनए स्टैंड को खोलने का काम कौन करेगा, कौन करेगा, कौन सा एंजाइम करेगा, डीएनए खुल जाएगा, ऐसे खुल गया डीएनए। तो डीएनए का खुलना, सबसे पहले स्टेप क्या होते हैं, डीएनए के द्विगुणन में सबसे पहले स्टेप क्या होती है, डीएनए की अनवाइंडिंग या डीएनए का खुलना। कौन खोलेगा इसको, हेलिकेज। कौन से बंध तोड़ेगा, सारे को एक साथ खोल देगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा खोलेगा, ठीक है। उसके बाद प्राइमर का निर्माण, किसका, प्राइमर। अब देखो जरा, जैसे ये है, जैसे ये डीएनए है, ये कोई डीएनए है, ऐसे खुल गया है यहाँ से, मान लो ऐसे खुल गया है, यहाँ से खुल गया है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, इस पे क्या बनाना पड़ेगा मुझे, नया डीएनए बनेगा। अब नया डीएनए आएगा कहाँ से भाई, आएगा कहाँ से नया डीएनए, सोचो। वो नया डीएनए खुद कैसे कुछ तो जरूरत होगी उसको एक जरूरत होती है, पता किसकी, प्राइमर की। किसकी जरूरत होती है उसको, प्राइमर,
वो प्राइमर नहीं जो इस पर मारे जा, वो वाला प्राइमर नहीं, ठीक है। प्राइमर एक एंजाइम हो, उसकी जरूरत हो, ठीक है। किसकी जरूरत हो? प्राइमर एक एंजाइम हो, उसकी जरूरत हो। एक छोटा सा आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। ये क्या करेगा? प्राइमर जो एंजाइम होगा, एंजाइम है कोई, वो प्राइमर एंजाइम है। प्राइमर एंजाइम क्या करेगा? एक छोटा सा प्राइमर इधर जोड़ देगा, एक छोटा सा प्राइमर इधर जोड़ देगा। अब इसके बाद पता क्या आएगा? इसके बाद आता है एक और दूसरा एंजाइम। सबसे पहले क्या आया? आरएनए प्राइमर आया। क्या आया? आरएनए प्राइमर बोलते हैं इसको, प्राइमर एंजाइम भी बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या करेगा? यहाँ छोटा सा एक प्राइमर जोड़ देगा। क्या जोड़ देगा? एक छोटा सा प्राइमर जोड़ देगा, ठीक है। इधर भी जोड़ देगा छोटा सा प्राइमर, इधर भी जोड़ देगा छोटा सा प्राइमर। इसके बाद एक एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इस प्राइमर को, ये छोटा सा प्राइमर था, अब ये क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज इसको बड़ा करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यही बड़ा करेगा। तो इसको जो बड़ा आकार देने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? डीएनए पॉलीमरेज की। डीएनए पॉलीमरेज ये अपने आप नहीं कर सकता काम, उसको सबसे शुरू में किसकी जरूरत है? एक शुरुआत की जरूरत है, ठीक है। शुरुआत कौन करता है? वो डीएनए बनाएगा। सबसे शुरू में कौन बनाएगा? आरएनए प्राइमरेज या प्राइमर एंजाइम, ठीक है। प्राइमर एंजाइम छोटा सा डीएनए बना के दे देगा उसको, डीएनए पॉलीमरेज को। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? उस जो छोटा सा बना हुआ डीएनए था उसको कंटिन्यूअस बनाएगा। इधर तो कंटिन्यूअस बनाएगा, इधर सतत रूप में बनाएगा इस वाले स्टैंड पे, इधर ऐसे टुकड़ों में बनाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये बताओ मुझे, ये वाला डीएनए की जो पोलैरिटी पड़ी थी तुमने इस वाले स्टैंड की, कहाँ थी? 5' थे, 3'। इसकी कहाँ थी? 3' to 5' थी। पता नहीं है कैसी थी? 5' to 3', ठीक है। उसके बाद अब ये वाला नया डीएनए बनता है, इसकी भी तो कोई पोलैरिटी होगी, इसका भी तो कोई ध्रुवता होगी। तो इधर 3' आ गया, तो इसके सामने वाले का आएगा 5' अपने आप, 5'। इधर क्या आएगा? 3'। इधर 5' आ गया तो इधर क्या आएगा? 3'। इधर क्या आएगा? 5'। तो देखो बन ऐसे रहा ने, और फिर इधर ऐसे बन रहा। बना कौन रहा है ये डीएनए? नया डीएनए बना कौन रहा? प्राइमर ने तो बनाया था, छोटा सा बनाया था प्राइमर ने। तो इसको आगे कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? तो डीएनए पॉलीमरेज नया क्या बना रहा है? डीएनए बना रहा है। तो इसका इधर से 5' to 3' में बना रहा, इधर भी 5' to 3' में बना रहा। इसका मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज हो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है, एक ही डायरेक्शन में डीएनए को बनाता है। कौन से डायरेक्शन में? 5' to 3' डायरेक्शन में, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट कौन सी डायरेक्शन में डीएनए को बनाता है? सिर्फ 5' to 3'। सबसे पहले अनवाइंडिंग कर दी, डीएनए को खोल दिया। डीएनए को खोलने का काम कौन करेगा? हेलिकेज, ठीक है। अब दोनों आपस में दोनों स्ट्रैंड जो थोड़े से खुल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना तुम्हें? डीएनए का प्राइमर का निर्माण। प्राइमर का निर्माण मतलब छोटी सी एक शुरुआत चाहिए डीएनए बनाने, नया स्ट्रैंड बनाने के लिए। अपने आप तो बनने का नहीं नया स्ट्रैंड, तो उसका काम कौन करेगा? प्राइमर। कौन करेगा? प्राइमर एंजाइम। कौन करेगा? वो प्राइमर एंजाइम छोटा सा एक प्राइमर बना के दे देगा, या छोटा सा एक डीएनए बना के दे देगा। उस डीएनए को आगे कौन बढ़ाएगा? डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में काम करता है? कौन सी दिशा में काम करता है? 5' to 3'। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तो होने की नहीं तुम्हें दिक्कत, घर जाकर होगी दिक्कत, ठीक है। ठीक है भाई, मजा आ रहा अभी तक? हाँ बस पढ़ रहे मजबूरी में। दिख रहा क्या उसमें? दिख रहा ना? देखो जरा, नई स्टैंड लगातार बनता है। नया स्टैंड क्या बनता है? लगातार बनता है, जिसे लीडिंग स्टैंड कहते हैं। ये तो पता ही तुम्हें, जो स्टैंड लगातार बनेगा, जो वाला नया डीएनए बनेगा, उस स्टैंड को क्या बोलेंगे? लीडिंग स्टैंड। और जबकि दूसरे स्टैंड जो टुकड़ों में बनता है उसे लैगिंग स्टैंड कहते हैं। लैगिंग स्टैंड पर बनने वाले इन टुकड़ों को ओकाजाकी टुकड़े कहते हैं। जो ये टुकड़े हैं ना, जो ये टुकड़े हैं, क्या नाम है इनका? ओकाजाकी टुकड़े। ओकाजाकी, कोकाजाकी, क्या? लोकाजाकी, क्या? ओकाजाकी टुकड़े, फिर लोकाजाकी, ओकाजाकी टुकड़े, ठीक है। कौन से स्टैंड पे बनेंगे ओकाजाकी टुकड़े? लैगिंग। लैग कर रहा हो, सुना होगा ना? फोन लैग कर रहा है यार, हैंग कर रहा, वही लैग करना हो जो हैंग करना हो, ठीक है। स्लो चला ना फोन, कई बारी वही लैग करना हो, लैग आ रहा फोन में,
ठीक है, उसको बोलते हैं ओकाजाकी। जो टुकड़े हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ओकाजाकी बन गए। अब मुझे तो चाहिए नहीं ऐसा डीएनए टूटा फुट्टा, मुझे तो क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो अब इनको जोड़ेगा कौन भाई? अच्छा, यहाँ देम डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम कर दिया था। ये डीएनए, नए डीएनए का निर्माण, इलोंगेशन, ये छूट की लाइन है ना। नए यहाँ से प्राइमर का निर्माण हो गया, उसके बाद क्या होगा, नया डीएनए। ये नया डीएनए तो बनना, नया डीएनए बनना, और बना कौन रहा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5' to 3' दिशा में नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण करता है, ये लिखा हुआ है यहाँ। और नए डीएनए स्ट्रैंड जिस पे लगातार डीएनए बनेगा उसको क्या बोलेंगे, रीडिंग स्ट्रैंड। जिस पे टुकड़ों में बनेगा उसको लैगिंग स्ट्रैंड। इन टुकड़ों को क्या बोलेंगे? अब मुझे क्या करना है, ये जो वो थे क्या हो गए, ये जो छोटे छोटे ओकाजाकी टुकड़े थे, इनको जोड़ना पड़ेगा। अब इनको जोड़ेगा पता कौन, लाइगेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए को जोड़ने वाला लाइगेज, ठीक है। जोड़ने वाला कौन है, लाइगेज। इसको वो भी बोलते हैं डीएनए का, वो बोलते हैं इसको ग्लू, चिपकाने वाला, डीएनए को चिपकाने वाला, ठीक है। ग्लू तो सुना होगा, सुना ना, चिपकाने वाला गोंद, तो वो गोंद ही है वो। डीएनए को जो कौन चिपकाएगा, डीएनए को कौन चिपकाएगा, डीएनए को कौन चिपकाएगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम ओकाजाकी फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े, टुकड़ों को जोड़कर पूर्ण डीएनए अणु बनाता है। इन टुकड़ों को जोड़ देगा और पूरा डीएनए क्या बना देगा, मॉलिक्यूल। इस प्रकार डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इससे आसान तो कुछ भी नहीं होने का यार, कुछ है इसमें। सबसे पहले डीएनए खोल दो, हेलिकेज खोल देगा, उसके बाद क्या कर दो, छोटा सा एक डीएनए बनाना है। डीएनए बनाने के लिए कौन आएगा सबसे पहले, आरएनए पॉलीमरेज, वो क्या बोलते हैं, प्राइमर, आरएनए प्राइमर आएगा, आरएनए प्राइमर एंजाइम आएगा। उसने छोटा सा डीएनए बना के दे दिया, प्राइमर बना के दे दिया, उसको आगे कौन बढ़ाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है, 5' to 3' दिशा में। जिस वाले स्टैंड पे जो डीएनए होगा लगातार बनेगा उसको लैगिंग स्टैंड, और जिस स्टैंड पे डीएनए क्या बनेगा, ऐसा तत्व बनेगा या टुकड़ों में बनेगा, उसको लैगिंग स्टैंड, क्या बोलते हैं उसको, लैगिंग स्टैंड। और जो भी टुकड़े होते हैं उनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं, ओकाजाकी टुकड़े बोलते हैं। ओकाजाकी टुकड़ों को उनको जोड़ने का काम कौन करेगा, लाइगेज, डीएनए लाइगेज, ठीक है। क्या कौन काम करेगा, डीएनए लाइगेज। बस इस तरह ये जो डीएनए का द्विगुणन हो ऐसे कंप्लीट हो जाए। बस डायग्राम देख लो इसका, देखो जरा, ये भाई ये जो अभी समझा रहा था, ये डीएनए है पूरा, ये डीएनए का पूरा, ये क्या है, ऐसे है ये कुछ, ये डीएनए था ना, ये ऐसे कुछ डीएनए था, ऐसे डीएनए था ना ये। तो यहाँ से खोल दो इसको, इतना खोल दो इसको, इतना खोल दिया, एक स्टैंड इधर लिख दिया मैंने, एक स्टैंड इधर बना दिया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन 5' to 3', और इसकी 3' to 5', तो इधर 5' to 3', इधर 3' to 5', ठीक है। उसके बाद इधर नया डीएनए बनेगा, तो इधर 3' इधर क्या आएगा, 5' to 3', ठीक है। इधर क्या है, तो इधर क्या आएगा, 3', 5' to 3', ये टुकड़ों में बनेगा। इधर देखो क्या हो रहा, सतत संश्लेषण। सतत संश्लेषण का मतलब है लगातार बन रही कोई चीज, संश्लेषण मतलब बनना, तो इधर सतत मतलब लगातार, लगातार संश्लेषण। लो जी, और बस बस। अब देखो जरा, ये क्या है, ये वाला स्टैंड है डीएनए का इधर वाला, और ये वाला स्टैंड है डीएनए का इधर वाला, ठीक है। तो इधर जो ये वाला स्टैंड है इसका नाम है 5' to 3', ये तो तुम्हें पता नाम कैसे देते हैं, इधर 3' to 5', तो इधर इसके सामने वाला क्या हो जाएगा 5' और 5' to 3', इधर भी क्या हो जाएगा 5' to 3'। सतत संश्लेषण का मतलब है लगातार बनना कोई चीज, इधर असतत संश्लेषण का मतलब है टुकड़ों में बनना। उसके बाद नए संश्लेषित रज्जु, रज्जु मतलब होता है स्टैंड, नए बनने वाले स्टैंड, नए बनने वाले स्टैंड, एक ये बनना स्टैंड, एक ये वाला बनना, तो नए संश्लेषित रज्जु। उसके बाद ये वाला लीडिंग स्टैंड, क्योंकि इस पर लगातार बन रहा डीएनए, इस पर लगातार बनना ना, तो इस स्टैंड को क्या बोलेंगे, लीडिंग स्टैंड। और जो दूसरा स्टैंड है उस पर कैसे बनना है, टुकड़ों में बनना डीएनए, तो उसको क्या बोलेंगे, लैगिंग स्टैंड, ठीक है। जो ये वाला डीएनए होता है, ये वाला जो पूरा डीएनए होता है उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए का मतलब पता क्या होता है, जो तुम्हारा पेरेंटल डीएनए था ना, जो माता पिता का पुराना डीएनए था, उससे नया डीएनए बनेगा, तो जो तुम्हारे माता पिता का जो डीएनए होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसके डीएनए के जो स्टैंड होते हैं उनको बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोलते हैं उनको, तो ये पहले स्टैंड थे ना, ये वाला 5' और 3', ये वाला और ये वाला पहले स्टैंड थे ना,
इसलिए इनको टेम्पलेट स्टैंड बोल दो या टेम्पलेट डीएनए। पूरे को बोल लोगे तो टेम्पलेट डीएनए, एक एक स्टैंड को बोल लोगे तो टेम्पलेट स्टैंड। कोई दिक्कत नहीं ना? बताओ मुझे कोई दिक्कत? तो फिर याद करो इसको, अभी कर लो याद जल्दी इसको। कुछ है इसमें, कुछ है क्या इसमें? बताओ इसमें कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है इसमें, जल्दी करो। अरे टाइम टू होन द, रात को चल जाइए आराम था। ऊपर तक दिख रहा? आप दिख रहा? दिख रहा ना? अरे यहाँ तक दिख रहा क्या? तो बस ठीक है। अब देख लो ये दिख रहा क्या? बस इतना दिख रहा, दिख रहा ना? अब देखो क्वेश्चन ये बहुत बारी आ रखा है। क्वेश्चन 2014 में आया, 17 में आया, 19 में आया, 22 में आया और 26 में आएगा। ठीक है, देखो क्या हो। अब डीएनए आपका बन चुका है। क्या बन चुका है? डीएनए। हमारा अल्टीमेट गोल है प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? प्रोटीन बनाना। सबसे पहले डीएनए से पता क्या बनता है? ये डीएनए है, डीएनए से बनता है एमआरएनए। क्या बनता है? इस एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बनती है? प्रोटीन। प्रोटॉन बनना है, प्रोटीन। ठीक है। डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है, ऐसा डीएनए से डीएनए बन रहा, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? अभी तो पढ़ा। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया, डीएनए का द्विगुणन यार, तो इसे बोलते हैं डीएनए का द्विगुणन या रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं इसको? अनुलेखन। क्या बोलते हैं? सारे बोल लग रहा मुंह से। क्या? अनुलेखन। कौन सा लेखन? इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है, एमआरएनए से जो प्रोटीन बनती है, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं अनुवादन। क्या बोलते हैं? अनुवादन। इंग्लिश में उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तीनों चीज समझ आई? तो 3 क्वेश्चन तो यही हो गए, ये तुम्हें जो पढ़ने हैं आज। ये मैंने एक पढ़ा दिया, दूसरा पढ़ाऊंगा भी अनुलेखन, तीसरा पढ़ाऊंगा अनुवादन। ठीक है, बस उसके बाद थोड़े 2-3 क्वेश्चन और है छोटे छोटे से, कंप्लीट। ठीक है। डीएनए से अगर डीएनए बनना है तो उसे क्या बोलेंगे? डीएनए का द्विगुणन। डीएनए से एमआरएनए बन रहा तो उसको क्या बोलेंगे? अनुलेखन। अनुलेखन। बस ट्रांसलेशन। ठीक है। एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? अनुवादन। तो क्वेश्चन कैसा आता है अनुलेखन पे? जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो क्वेश्चन कैसा आता है? देखो, अनुलेखन से क्या तात्पर्य है? किससे? अनुलेखन से क्या तात्पर्य है? जीवाणु में अनुलेखन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जीवाणु में अनुलेखन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जीवाणु कैसी कोशिका है? किस प्रकार की कोशिका है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती हैं जिनमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक के ऊपर क्या नहीं होता? आवरण नहीं होता, और उसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं ना आपकी कोशिका में, जैसे लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये पढ़े होंगे 10वीं 9वीं 10वीं में आपने। तो उसमें क्या होता है, इन जो ये अंग होते हैं, इनके ऊपर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इनके ऊपर जो झिल्ली होती है, उसकी क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली होती है, वो नहीं पाई जाती है। ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है, उसमें केंद्रक जो होता है, केंद्रक के ऊपर क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। हम सारे कैसे हैं? यूकैरियोटिक। हम कैसे प्राणी हैं? यूकैरियोटिक। सिर्फ प्रोकैरियोटिक में जीवाणु वगैरह ही आते हैं।
ठीक है, जीवाणु वगैरह आते हैं, माइकोप्लाज्मा भी आता है, ठीक है। तुम्हें याद रखना मेन प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं, जीवाणु, और उसके बाद जितने भी सारे हैं वो सब किस में आते हैं, वायरस किस में आता है, वायरस, वायरस मतलब विषाणु, बताओ बताओ। विषाणु ना प्रोकैरियोटिक में आता ना यूकैरियोटिक में आता, विषाणु को कोई स्थान ही नहीं दिया गया है। अब देख बीच का हो ठीक है, देखो जरा अनुलेखन से क्या तात्पर्य है, जीवाणु में अनुलेखन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 2014 में ऐसा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 2017 और 2019 में क्या क्वेश्चन आया, अनुलेखन किसे कहते हैं, अनुलेखन किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। फिर 2022 में कौन सा क्वेश्चन है, एक आरेखीय संरचना की सहायता से अनुलेखन इकाई में उन्नायक को बोलते हैं प्रोमोटर, व समापन को बोलते हैं टर्मिनेटर के स्थान और भूमिका की व्याख्या कीजिए, ठीक है। सबसे पहले देख लो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अनुलेखन, सबसे पहले अनुलेखन समझ लो क्या होता है। अनुलेखन को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं अनुलेखन को, ट्रांसक्रिप्शन। पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ आगे, बस 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 डीएनए के एक स्ट्रैंड से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। एक स्ट्रैंड, डीएनए में कितने स्ट्रैंड हो, एक ये रहा इधर, एक ये रहा इधर। सिर्फ जो एमआरएनए बनेगा सिर्फ एक उससे बनेगा, एक स्ट्रैंड से बनेगा, या तो इससे बन जाएगा या इससे बन जाएगा, वो मैं बताऊंगा किससे बनेगा। दोनों स्ट्रैंड से क्यों नहीं बनता, क्वेश्चन मेरा, दोनों स्टैंड से क्यों नहीं बनता है, दोनों स्टैंड से क्यों नहीं बनना, कल को अपनी मम्मी तो पूछ खाइयो उससे पूछ खाइयो, नेट नोट से, जिससे भी, चैट जीपीटी से, व्हाट्सएप पे, कुछ भी कहीं से पूछ खाइयो। कल को क्या, जब भी मैं आऊँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा तुमसे है कि डीएनए के जो दोनों स्टैंड होते हैं उनका एमआरएनए क्यों नहीं बनता, उनसे दोनों से एमआरएनए क्यों नहीं बनता, ठीक है। देख के आइयो, डीएनए के एक स्टैंड से अच्छा तू क्या करेगी, अच्छा मैंने तुमसे पूछा, तुम मेरे से पूछ रही मैं बता दूंगा जब, अगर तुम्हें नहीं पता होगा, तुम थोड़ी मेहनत तो करो, सर्च तो करो इसके बारे में, इसके बाद 2-4 चीजें और पता चल जाएगी तुम्हें, थोड़ी देर में बताऊंगी। डीएनए के एक स्टैंड से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन, ये तो यही बताया था मैंने, डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो उसको क्या कहेंगे, अनुलेखन। एमआरएनए से अगर प्रोटीन बनेगी तो उसको क्या बोलेंगे, अनुवादन, ठीक है। यह कोशिका विभाजन के जीवन और G2 अवस्था में, अभी बताई थी ना कोशिका विभाजन की ऐसी कुछ प्रावस्था है, ठीक है। इधर S थी, इधर G1 थी, इधर G2 थी, तो G1 में और G2 में क्या बनेगा, अनुलेखन होगा। और S फेज में क्या होगा, S फेज में डीएनए का द्विगुणन, अभी तो पता है यार, कहाँ खो रहे थे हम। G1 और G2 फेज में क्या होगा, अनुलेखन होगा। और S फेज में क्या होगा, डीएनए का द्विगुणन। समझ आ गया, कोई दिक्कत। अनुलेखन की प्रक्रिया में अनुलेखन इकाई की अहम भूमिका होती है। अब ये अनुलेखन इकाई, यहाँ भी इसका जिक्र आया हुआ है, कहाँ पे, ये अनुलेखन इकाई, अनुलेखन इकाई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो अनुलेखन इकाई का। तो अनुलेखन इकाई देखो होती क्या है, अनुलेखन इकाई के कितने भाग हो, 3। कितने भाग हो भाई, 3। अनुलेखन इकाई कुछ ऐसी हो, अनुलेखन इकाई कुछ ऐसी होती है, 3 भाग होते हैं इसके। ये जो पहला वाला है, ये इसको बोलते हैं प्रोमोटर। क्या बोलते हैं इसको, प्रोमोटर या उन्नायक। क्या बोलते हैं इसको, उन्नायक, खलनायक नहीं, उन्नायक प्रोमोटर बोलते हैं। प्रोमोटर के नाम से भी आ सकता है या उन्नायक, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी यूनिट होती है लास्ट वाली, इसको बोलते हैं, लास्ट वाली को बोलते हैं टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समापन। क्या बोलते हैं,
समापन। जो बीच वाला बच गया है इसको बोलते हैं संरचनात्मक जीन, संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, उन्नायक का काम क्या हो, ये पहले वाली जो यूनिट है इसका नाम क्या, इसका काम क्या हो, वह स्थान जहाँ से अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू होती है। जहाँ से अनुलेखन ये शुरू होगा ना, ये अनुलेखन जो है mRNA बनना शुरू होगा, वो कहाँ से होगा, यहाँ से। अनुलेखन कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। अनुलेखन की क्रिया जहाँ से शुरू होती है इसको क्या बोलते हैं, प्रमोटक। ठीक है, प्रमोटक, प्रमोटर, प्रमोटर या उन्नायक, क्या बोलते हैं, उन्नायक बोलते हैं। उसके बाद बीच में क्या आएगी, संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चरल जीन, वह स्थान जहां से mRNA की लंबी श्रृंखला बनती है। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से क्या हुआ शुरू, मानने के बाद यहाँ से ये डीएनए है, ये क्या है, ये डीएनए है। मानने के बाद डीएनए में सबसे पहले क्या बनना, mRNA बनेगा। पहले छोटा सा बनेगा, छोटा सा बनेगा ऐसे, फिर क्या बनेगा, ये लंबा बनेगा पूरा। तो लंबा जहाँ पे होगा, ये लंबी श्रृंखला जहाँ पे होगी बनेगी, उसको क्या बोलते हैं, संरचनात्मक जीन। वह स्थान जहाँ से mRNA की लंबी श्रृंखला बनती है। तो संरचनात्मक जीन क्या होती है, जहाँ पे mRNA की लंबी श्रृंखला बनती है। और जहाँ पे अनुलेखन समाप्त होगा वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटर या समापन। नाम से ही पता चल रहा। ठीक है, प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर। उन्नायक क्या होता है, वह स्थान जहाँ से अनुलेखन शुरू होगी। संरचनात्मक जीन क्या होगी, वह स्थान जहाँ से mRNA, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेटर क्या, वो टर्मिनेटर ही है ना, समापक, दिख रहा है। समापक, टर्मिनेटर, वह स्थान जहां पर अनुलेखन की क्रिया समाप्त होती है। अनुलेखन की क्रिया कहां समाप्त होती है, समापन पे या टर्मिनेटर पे। पता चल गया, तीनों यूनिट ये रही। देखो, जो ऊपर वाला स्टैंड होता है वो 3' to 5' होता है, जो नीचे वाला स्टैंड होता है 5' to 3'। नाम याद रखना है, ऐसे ही लिखना है, ऊपर 3' to 5' लिखना है, नीचे 5' to 3' लिखना है। ठीक है, ये वाला प्रमोटर होता है, प्रमोटर को हिंदी में बोलते हैं उन्नायक। ये वाला टर्मिनेटर होता है, टर्मिनेटर को हिंदी में बोलते हैं समापन। बीच वाला क्या होता है, ये बीच वाला बच गया स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन। ठीक है, कोई दिक्कत। ऊपर वाला जो स्टैंड होता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोलते हैं, पीछे भी आया था ना टेम्पलेट स्टैंड। तो टेम्पलेट स्टैंड जो होता है वो 3' to कहाँ होता है, 3' to 5'। और जो निचले वाला होता है, निचले वाला जो स्टैंड होता है उसको क्या बोलते हैं, कोडिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं, कोडिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, अनुलेखन की प्रक्रिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। किसके, आरएनए पॉलीमरेज। पीछे जो था, पीछे जब तुम डीएनए से डीएनए बना रहे थे तो वहाँ कौन सा एंजाइम था, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से जब डीएनए बनेगा तो आएगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो आएगा वहाँ आरएनए पॉलीमरेज। जो बनेगा उसका पॉलीमरेज आएगा। ठीक है, अगर डीएनए से, जब डीएनए का डीएनए में बदल रहे तो तुम डीएनए से, एक डीएनए से 2 डीएनए बनाते, डीएनए का द्विगुणन कर रहे थे तो उसमें आया था डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब यहाँ डीएनए से क्या बनाना है तुम्हें, आरएनए। तो यहाँ कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो अनुलेखन की प्रक्रिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज हो ये भी बहुत प्रकार के हो। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब जैसे जीवाणु हो गया। ठीक है, अगर उनमें अनुलेखन की प्रक्रिया हो रही तो अनुलेखन की प्रक्रिया के लिए किसकी जरूरत है, आरएनए पॉलीमरेज की। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही तरीके का जो पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज एक ही तरीके का पाया जाता है। लेकिन हमारे अंदर 3 तरीके के पॉलीमरेज पाए जाते हैं। ठीक है, कितने तरीके के, 3 तरीके के पॉलीमरेज पाए जाते हैं। कितने तरीके के, 3 तरीके के। पहला जो होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा जो होता है आरएनए पॉलीमरेज 2, तीसरा जो होता है आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 से कौन सा आरएनए बनता है, यहाँ लिखा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज 1 से आरआरएनए बनता है। कौन सा, आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बोलते हैं इसका, आरएनए पी लिख दूँ, P1 पॉलीमरेज 1। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 से बनता है आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 से बनता है एमआरएनए। कौन सा, एमआरएनए। ये आरएनए के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, आरएनए के, आरआरएनए, एमआरएनए और पॉलीमरेज 3। ये आरएनए पॉलीमरेज जो 3rd है, तीसरे वाला है, इससे बनता है टीआरएनए। कौन सा बनता है,
tRNA। आर का मतलब होता है यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। एम का मतलब होता है मैसेंजर, मैसेज भेजने वाला, मैसेंजर वही काम है इसका, मैसेज ही भेजता है, मजाक नहीं कर रहा है, मैसेज ही भेजता है। मैसेज को बोलते हैं संदेशवाहक, संदेशवाहक आरएनए। टी ट्रांसफर, स्थानांतरण आरएनए, स्थानांतरण आरएनए, स्थानांतरण आरएनए। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा स्थानांतरण आरएनए। टी मतलब ट्रांसफर है, सबका नाम याद हो गए। आर मतलब राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए। ये किससे बनेगा? आरएनए पॉलीमरेज 1 से। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर का कि आरएनए जो पॉलीमरेज सेकंड है, आरएनए जो पॉलीमरेज सेकंड है उससे किस तरीके का वो बनता है आरएनए, कौन सा आरएनए बनता है? एमआरएनए। कौन सा बनता है? ठीक है, कौन सा? और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो उससे कौन सा आरएनए बनता है? टीआरएनए। टी मतलब ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण। यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ अलग अलग देखो इसमें। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी हो? जो हमें है, ठीक है, हमारे अंदर यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं, आरएनए अणुओं का निर्माण करते हैं। देखो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 व आरएनए पॉलीमरेज 3 से क्रमशः 1 से कौन सा बनेगा? राइबोसोमल आरएनए। पॉलीमरेज 2 से संदेशवाहक आरएनए। पॉलीमरेज 3 से कौन सा बनता है? संदेशवाहक आरएनए। इनका निर्माण होता है। ठीक है भाई, हमारे अंदर कितने प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जा? 3 प्रकार के। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? करेगा क्या है? बता दो दिया, क्या करेंगे ये? डीएनए से क्या बना रहे हैं? आरएनए। ठीक है, अब देखो जरा, यहां तुम्हें देख रहा था ये टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड दिख रहा था ना, टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड दिख रहा था। अब इसके बारे में बता रहा हूं मैं यहाँ पे। ये टेम्पलेट स्टैंड जो होता है 3' to 5' और जो कोडिंग स्टैंड होता है 5' to 3'। लिखा भी हुआ है ये, हो जा। तो टेम्पलेट स्टैंड देखो किसे कहते हैं। समझ आ रहा नहीं यहां तक? तो क्या हो रहा है? समझ आ रहा है क्या यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना? देखो जरा, जो टेम्पलेट स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट रज्जुक बोलते हैं, स्टैंड मतलब रज्जुक, रज्जुक बोल दो या रज्जू बोल दो, ठीक है, राजू ना बोल दियो। पर वह स्टैंड क्या क्या राजू है क्या किसी का नाम? तेरे पापा? अच्छा, वह स्टैंड जो अनुलेखन में भाग लेता है। अब देखो यहाँ तमीज से समझ लो यार से, ठीक है, वो वाला स्टैंड, ये डीएनए था ना, ये डीएनए के स्टैंड है ना, 3' to 5' और 5' to 3'। इसके 2 स्टैंड है, पहले वाले को मैंने नाम दे दिया टेम्पलेट, दूसरे वाले को नाम दे दिया कोडिंग स्टैंड। ठीक है, जो टेम्पलेट स्टैंड के बारे में बता रहा हूँ, वह स्टैंड जो अनुलेखन में भाग लेता है। इसके मतलब डीएनए का, मैंने बताया था ना अभी, डीएनए का सिर्फ एक ही स्टैंड से एमआरएनए बनता है, बताया था ना अभी। और वो कौन सा डीएनए का स्टैंड होता है? टेम्पलेट स्टैंड। समझ आ गया? कौन से का बनेगा एमआरएनए? टेम्पलेट स्टैंड का। और जो टेम्पलेट स्टैंड होता है कौन सी डायरेक्शन में होता है? 5' to 3'। 3' to टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड मतलब टेम्पलेट रज्जुक, वह स्टैंड जो अनुलेखन में भाग लेता है, अनुलेखन में भाग लेगा। इसकी ध्रुवता 3' to 5' होती है। और बनने वाला जो आरएनए इसके विपरीत क्षार युग्मों को रखता है, इसे एंटीसेंस स्टैंड भी कहते हैं। अब इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब पता क्या है? क्यों हंस रहे हो? क्या हो गया? हंस लो, मैं क्या मैंने कहा। और बनने वाला आरएनए इसके विपरीत क्षार युग्मों को रखता है। बनने वाला जो स्टैंड होगा, बनने वाला जो स्टैंड होगा, इसके क्षार युग्म जो होंगे, जैसे ये है, ये है, क्या हो रहा है? जो ये वाला जो स्टैंड है, ये वाला जो स्टैंड है, इसको टेम्पलेट स्टैंड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? टेम्पलेट स्टैंड। ये 3' to कहाँ होता है? 5' में होता है। ठीक है, अगर इस पे क्षार युग्म ऐसे है, A T C G T A ऐसे है, तो नया आरएनए बनेगा इससे कुछ, आरएनए बनेगा नहीं इससे कुछ, इस स्टैंड से आरएनए बनेगा। डीएनए का स्टैंड, डीएनए से क्या बनाना? आरएनए।
तो मानने के बाद आरएनए ये बन गया ऐसा कुछ, ठीक है, आरएनए बन गया कुछ ऐसा। अब यहाँ लिखा हुआ है टेम्पलेट स्टैंड में देखो, और बनने वाला आरएनए, बनने वाला आरएनए इसके विपरीत क्षार युग्मों का रखता है, विपरीत क्षार युग्मों को रखता है। मतलब आरएनए के जो क्षार युग्म होंगे वो ये जो क्षार है ना, ये क्षार है इसके विपरीत होंगे। ये है इसका मतलब अगर यहाँ ए है, ए के सामने कौन आएगा, ए के साथ कौन बनाता है, कौन बनाता है, ये तो बनाता है अपन इसके साथ थाइमीन। थाइमीन की जगह क्या आएगा, एडेनिन। साइटोसिन की जगह क्या आएगा इसके सामने, इसके विपरीत कौन आएगा, ग्वानिन। ग्वानिन के सामने साइटोसिन। थाइमीन की जगह एडेनिन, एडेनिन की जगह, सही लिखा मैंने, बिल्कुल सही। ये क्या है, आरएनए। अब मुझे बताओ आरएनए में थाइमीन पाएगा, तो थाइमीन की जगह क्या आएगा, यूरेसिल। क्या आएगा, यूरेसिल। अब हुआ सही है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब समझ गए ना तुम। और बनने वाला आरएनए इसके विपरीत क्षार युग्मों को रखता है, बनने वाला जो आरएनए होगा इसके विपरीत क्षार युग्मों को रखता है। अगर इसकी पोलैरिटी 3' to 5' है तो इसकी पोलैरिटी कहाँ होगी, 5' to 3', विपरीत होगा ना इसके, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद कोडिंग स्टैंड, इसको एंटीसेंस स्टैंड भी बोलते हैं। एंटीसेंस, एंटी मतलब उल्टा, इसके उल्टा बनना है एकदम, एंटीसेंस, ठीक है, एंटीसेंस स्टैंड भी बोलते हैं इसको। उसके बाद आ गया कोडिंग स्टैंड। क्या आएगा, कोडिंग स्टैंड। जिस कोडिंग स्टैंड क्या होगा, जो अनुलेखन में भाग नहीं लेने का, सिंपल है। अनुलेखन की जो क्रिया है, अनुलेखन में भाग कौन से वाला स्टैंड ले रहा है, डीएनए कौन सा स्टैंड भाग ले रहा है अनुलेखन में, टेम्पलेट स्टैंड। कोडिंग क्या ले रहा, भाग नहीं ले रहा। तो कोडिंग स्टैंड को हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन रज्जु। यह किसी भी प्रकार के आरएनए का अनुलेखन नहीं करता, मतलब सिंपल सी बात है, अनुलेखन में भाग नहीं लेता है। इसकी ध्रुवता 5' to 3', 5' to 3' होती है। और नया बनने वाला आरएनए इसी के जैसा होता है। नया जो आरएनए, डंडा नहीं है ना, और रख देखो जरा यहाँ देखो, नया जो डीएनए नया जो आरएनए बनेगा ना, तो हो जाओ बस। अब नया जो आरएनए बनेगा, क्या बताया मैंने, वो टेम्पलेट स्टैंड क्या हो, वहां ना देख, ध्यान कहाँ दे रहा, तो बता मुझे टेम्पलेट स्टैंड क्या हो। फिर कहोगे जी मेरे पे ये नहीं था, मेरे पे वो नहीं था, मेरे पे फ़ोन नहीं था, मेरे याद नहीं हुआ, मैंने लिखा नहीं। 92-70 ध्यान थारा होता नहीं यहाँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो जरा, जो कोडिंग स्टैंड है ना, कोडिंग स्टैंड क्या होगा, कूट लेखन रज्जुक। क्या बोलेंगे इसको, कूट लेखन रज्जुक। देखो कोडिंग स्टैंड जो टेम्पलेट स्टैंड जो था वो अनुलेखन में भाग ले रहा था, और कोडिंग जो स्टैंड है वो अनुलेखन में भाग नहीं लेने का, तो ये किसी भी प्रकार के आरएनए का निर्माण नहीं करेगा। उसके बाद इसकी जो ध्रुवता होगी वो 5' to 3' होगी। जो बनने वाला जो आरएनए था वो टेम्पलेट स्टैंड के एकदम उल्टा था ना। देखो जरा, ये कोडिंग स्टैंड, ये भी तो टेम्पलेट स्टैंड के एकदम उल्टा, इस पे 3' to 5' की ध्रुवता, इस पे 5' to 3' ध्रुवता, तो इसके उल्टा नहीं है। ये कोडिंग स्टैंड जो है टेम्पलेट स्टैंड के उल्टा नहीं है, ठीक है। तो आरएनए जो बनेगा वो कोडिंग स्टैंड के जैसा नहीं बनेगा, टेम्पलेट के तो उल्टा बनेगा, लेकिन टेम्पलेट के उल्टा है क्या, कोडिंग, तो कोडिंग के जैसा बनेगा, इसका मतलब सिंपल है। तो यही लिख रखा है यहाँ, इसकी ध्रुवता 5' to 3' होती है, और नया बनने वाला आरएनए इसी के जैसा होता है, मतलब उसकी जो ध्रुवता होगी वो 5' to 3', ये लिख भी रखा है 5' to 3'। इसकी भी कोडिंग स्टैंड की ध्रुवता जो 5' to 3', ठीक है। क्योंकि जो टेम्पलेट स्टैंड के उल्टा कौन है, कोडिंग स्टैंड, और टेम्पलेट स्टैंड के उल्टा ही क्या बनेगा, आरएनए। तो दोनों ही एक जैसे ही नहीं होंगे, कोडिंग स्टैंड होगा, आरएनए सेम एक जैसे होंगे। बस दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या होगी, थाइमीन के जगह क्या आएगा, यूरेसिल, क्योंकि डीएनए में तो होता है थाइमीन और आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल। तो यहाँ देखो, बस थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। इसे सेंस स्टैंड भी कहते हैं, सेंस मतलब उसी के जैसा, ठीक है। आरएनए जिसके जैसा बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सेंस स्टैंड। आरएनए जिसके उल्टा बनेगा उसको कौन सा स्टैंड। कोई दिक्कत यहाँ तक, इतना आसान भाषा में लिख रखा है मैंने, तुम्हें कहीं नहीं मिलने का, कहीं भी दुनिया किसी कोने में घूम लियो तुम।
बहुत मेहनत कर रखी। ये देखो 2 दिन में तुम्हारा इतना बड़ा चैप्टर हो रहा, मतलब सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे हाई स्कोरिंग, सबसे ज्यादा नंबर का आएगा इसमें से, इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा नंबर का। समझ आ गए? ये भी समझ आ गया अनुलेखन हो क्या, अनुलेखन का मतलब समझ आ गया? ठीक है, ये भी समझ आ गया। ये पूरी क्या है, ये क्या बोलेंगे इसको, ये पूरी क्या है, ये पूरी है क्या, ये क्या है, ये पूरी कहाँ ध्यान दे रहा, क्या है, क्या है, क्या है पूरा, क्या है? अनुलेखन इकाई है या? अनुलेखन इकाई के 3 भाग नहीं होते क्या? ये अनुलेखन इकाई कहाँ गया है? अनुलेखन इकाई के 3 भाग, उन्नायक और ये संरचनात्मक जीन और लास्ट में क्या है, टर्मिनेटर। तो ये अनुलेखन इकाई का डायग्राम है। यहां दे लो ध्यान, पता नहीं कहां खोए रहो। अनुलेखन की क्रियाविधि समझ लो, बस 3 ही स्टेप है इसमें। अनुलेखन होगा कैसे, अब 3 स्टेप है इसमें, अनुलेखन होता कैसे है। अनुलेखन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म कैसे होगी अनुलेखन की क्रियाविधि। सबसे पहले अनुलेखन का प्रारंभ होगा, अनुलेखन का क्या होगा, प्रारंभ। फिर क्या होगा, लंबाई बढ़ना, मतलब सबसे पहले क्या होगा, अनुलेखन जहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा अनुलेखन का। जैसे क्या था तुम्हारा, डीएनए नया बना के दे रहा था कौन, आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर तो बना के दे रहा था डीएनए, वो तुम्हारा नया वाला डीएनए। अब देखो अनुलेखन का क्या होगा, इनिशिएशन मतलब प्रारंभ। सबसे पहले अनुलेखन प्रारंभ करेगा, उसके बाद जो आरएनए बनेगा छोटा सा, वो क्या करेगा, लंबा होगा, दीर्घीकरण करेगा, इलोंगेशन करेगा, और फिर लास्ट में क्या होगा, वो डीएनए से आरएनए क्या हो जाएगा, हट जाएगा, उसको बोलेंगे समापन। कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे अनुलेखन का शुरुआत करनी पड़ेगी कहीं से, अनुलेखन की क्या करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर क्या होगा, वो जो आरएनए बन रहा है छोटा सा बनेगा शुरू में, ठीक है, उसे क्या करना पड़ेगा, लंबा करना पड़ेगा। फिर लास्ट में जब वो लंबा हो जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, वहां से उस डीएनए से क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो उसको समापन बोलते हैं। ठीक है, देखो जरा अनुलेखन का प्रारंभ। सबसे पहले सिग्मा कारक, क्या है ये, सिग्मा तो पढ़ा, सिग्मा कारक अनुलेखन इकाई के प्रमोटर क्षेत्र को पहचानकर उससे आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ देता है। क्या करेगा, सबसे पहले आएगा सिग्मा कारक। क्या आएगा, सिग्मा कारक। क्या आएगा, सिग्मा कारक आएगा। सिग्मा फैक्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर या सिग्मा कारक। अब वो क्या करेगा, ये जो प्रोमोटर है इससे जुड़ जाएगा, किससे जुड़ जाएगा, प्रोमोटर है नहीं, प्रोमोटर से सिग्मा फैक्टर आके जुड़ जाएगा, सिग्मा कारक आके जुड़ जाएगा। अब वो क्या करेगा, सबसे देखो डीएनए तो होगा, बहुत सारा डीएनए होगा, डीएनए बहुत सारा होगा, ऐसे दोनों स्टैंड होंगे उस पे। अब जहां पे प्रमोटर होगा उसको ढूंढेगा ये सिग्मा फैक्टर। ये थोड़ा ही ना कहीं से भी तुम अनुलेखन शुरू कर दोगे, कहीं से थोड़ा ही ना होगा, जहां सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज होगी, ये पूरी क्या है, अनुलेखन इकाई। तो जगह जगह पे अनुलेखन इकाई होगी, वहीं से अनुलेखन शुरू होगा। और अनुलेखन इकाई में भी कहां से शुरू होगा, यहाँ पे क्या लगा होगा, प्रमोटर। अब इस प्रमोटर को ढूंढेगा कौन, कौन ढूंढेगा इसको, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर ने जैसे इसको ढूंढा, और ये सिग्मा फैक्टर कहाँ पे लग जाएगा, जाके प्रमोटर पे। अब ये सिग्मा फैक्टर किसको बुलाएगा, किसको बुलाएगा, क्या बनाना तुम्हें, आरएनए बनाना ना, तो बनाएगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज। तो किसको बुलाएगा ये, जैसे ही यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ जाएगा। अब वो क्या करेगा, छोटा सा आरएनए बनाना शुरू कर देगा अपना, जैसे डीएनए पॉलीमरेज ने करा था डीएनए बनाना शुरू, ऐसे ही क्या करेगा ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से छोटा सा आरएनए बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, पॉलीमरेज तो पूरा ही बना होगा, लेकिन यहाँ छोटा सा बनेगा ना, उसके बाद आगे भी आएंगे, रुक जा। ठीक है, सबसे पहले क्या करा प्रोमोटर, वो ये क्या बोलते हैं इसको, अनुलेखन इकाई। जो अनुलेखन इकाई है, अनुलेखन इकाई को ढूंढेगा, कौन ढूंढेगा, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा कारक ढूंढेगा। जैसे ही इसको प्रमोटर मिला, वहां से जुड़ जाएगा, किसको बुलाएगा, आरएनए पॉलीमरेज को, क्योंकि आरएनए बनाना तुम्हें, तो आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही आया, तो ये सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर का काम बस प्रोमोटर को ढूंढ के देना है। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर वहां से हट जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज अपना छोटा सा क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। इसी को बोलते हैं इनिशिएशन या प्रारंभन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो जो आरएनए है बना है, आरएनए जो छोटा सा बना है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। तो बड़ा बनेगा यहाँ पे आके स्ट्रक्चरल जीन में। ठीक है, यहाँ पे, और बड़ा कौन बनाएगा, वही आरएनए पॉलीमरेज, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा। उसके बाद क्या आएगा, अब जैसे पूरा आरएनए बन चुका है,
अब वो ये नहीं कि डीएनए और आरएनए एक साथ साथ रहेंगे, ये तो डीएनए है ना, ये डीएनए और आरएनए एक साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, उस आरएनए को क्या करना पड़ेगा, मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा। उसे हटाने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढेगा, अब सबसे पहले ढूंढता हुआ आएगा रो फैक्टर। क्या आएगा, रो फैक्टर आएगा। अब जैसे ही रो फैक्टर को टर्मिनेटर मिल गया, ये किसको बुला लेगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज को बुला लेगा, और यहाँ से क्या कर देगा, इसको पूरे के पूरे आरएनए को बाहर फेंक देगा। इसे बोलते समापन। कोई दिक्कत, ये लिखा हो यहाँ पे, देखो जरा। अनुलेखन का प्रारंभन, सबसे पहले क्या होता है, प्रारंभन मतलब इनिशिएशन। सबसे पहले सिग्मा कारक अनुलेखन इकाई के प्रमोटर क्षेत्र को पहचानकर उससे आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ देता है। प्रमोटर को पहचानेगा और उससे किसको जोड़ देगा, आरएनए पॉलीमरेज को, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल जाएंगे। किससे क्या हो जाएंगे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को खुल जाएंगे और सिग्मा कारक अलग हो जाएगा। सिग्मा कारक मैंने बताया तुम्हें, सिग्मा कारक का काम क्या है, सिर्फ प्रमोटर जो रीजन है, प्रमोटर क्षेत्र है, उसको क्या करके ढूंढ के हटाना। ठीक है। उसके बाद लंबाई का बढ़ना, लंबाई का बढ़ने को बोलते हैं इलोंगेशन। अब आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्टैंड पर, टेम्पलेट स्टैंड का ही तो अनुलेखन में भाग कौन सा स्टैंड लेगा, टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है। टेम्पलेट स्टैंड की 3' to 5' है, तो आरएनए कौन सी दिशा में बनेगा, 5' to, भाई ये वाला तो 3' to 5' है, तो इसके उल्टा बनेगा ना, आरएनए इसका उल्टा बनेगा, आरएनए इसका उल्टा बनेगा, मतलब 5' to 3'। तो ये लिखा हुआ है। अब आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्टैंड पर, टेम्पलेट स्टैंड था ना ये वाला टेम्पलेट स्टैंड, ये 3' to 5' था टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है। टेम्पलेट स्टैंड पर 5' to 3' दिशा में एमआरएनए का निर्माण करता है। यहाँ छोटा सा एमआरएनए ऐसे बनता जाएगा, कहाँ से, 5' to 3' दिशा में। बनाएगा कौन, आरएनए बनना तो कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज भी कहाँ से बनाता है, 5' to 3' दिशा में आरएनए बनाता है। और जो डीएनए पॉलीमरेज था, क्या था, डीएनए पॉलीमरेज भी डीएनए को कौन सी दिशा में बना रहा था, 5' to 3'। और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो भी आरएनए को कौन सी दिशा में बनाता है, 5' to 3'। कोई दिक्कत, ठीक है। और एमआरएनए की लंबी श्रृंखला बना देता है, एमआरएनए की बहुत लंबी श्रृंखला बन जाएगी। जैसे ही ये एमआरएनए यहाँ तक पहुंचेगा, देखो जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा और अंत में समापक तक, समापक का मतलब टर्मिनेटर है ना, टर्मिनेटर तक पहुंचकर अनुलेखन इकाई से अलग हो जाता है। और अलग कराने का काम कौन सा फैक्टर करता है, रो फैक्टर करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, इसे तो यही याद करो और मुझे अभी सुनाओ। बंद कर दे इसे भाई। अरे रम क्या तुम्हें यही नहीं याद हो रहा, इतना आसान भाषा में फोन कर दिया सर, इतनी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ नहीं। कभी मॉडल खोलना अपना जाके और देखना इसे क्या लिखा हुआ है, इसमें बुक खोलना अपनी, फिर पता चलेगा इसमें क्या लिखा ना, गया ना सिर के ऊपर को तुम्हारे, फिर बताना मुझे। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, एमआरएनए, एमआरएनए मतलब संदेशवाहक, एम मतलब मैसेंजर, मैसेंजर मतलब संदेशवाहक। मैसेंजर तो वो पता ही होगा तुम्हें, एक ऐसा करके ऐसा हो, ऐसा करके हो कुछ ब्लू ब्लू सा है, ये तो पता था मैं, मैसेंजर एमआरएनए है ना, एमआरएनए। और टीआरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए है ना, स्थानांतरण आरएनए। इसमें अंतर लिखना तुम्हें, देखो सबसे पहले एमआरएनए, यह केंद्रक में डीएनए के अनुलेखन से बनता है। कहाँ बनता है ये, और अनुलेखन से ही तो बना, बट डीएनए से ही तो आरएनए बनता है, वही तो अनुलेखन होता है। तो यह केंद्रक में डीएनए के अनुलेखन से बनता है। एमआरएनए में अमीनो अम्लों को विशेष क्रम में पढ़ने की सूचनाएं होती है। देखो जरा क्या होता है, एमआरएनए से तुम्हें क्या बनाना, प्रोटीन बनाना, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से क्या बनाना, प्रोटीन, क्या बनानी, प्रोटीन। और प्रोटीन बनाने का काम ये एमआरएनए करता है। कौन सा, एमआरएनए। ठीक है। अब प्रोटीन कैसे बनती है, प्रोटीन कैसे बनती है, सबसे पहले क्या होते हैं, अमीनो अम्ल। क्या होते हैं, जैसे ये एक अमीनो अम्ल है, ये दूसरा अमीनो अम्ल है, ये तीसरा अमीनो अम्ल है। ठीक है। इनके बीच में बंध पाए जाएंगे ऐसे ऐसे, एक बंध ऐसे दूसरा बंध, ये अमीनो अम्ल है। क्या है ये,
अमीनो अम्ल। क्या है ये? अमीनो अम्ल। इनके बीच जो बंध पाया जाता है उनको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध। ठीक है। प्रोटीन ये क्या है? अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्लों के बीच जो बंध पाया जाता है उनको बोलते हैं पेप्टाइड बंध। ठीक है। अब देखो ये अमीनो अम्ल, एक अमीनो अम्ल अगले अमीनो अम्ल से जुड़ा, वो दूसरे से जुड़ेगा, वो तीसरे से जुड़ेगा, ऐसे ये लंबी श्रृंखला चलती रहेगी। ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। जैसे तुम्हारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही बहुत सारे बॉन्ड हैं, बहुत सारे बॉन्ड हैं, तो इसे बोलेंगे पॉली बहुत सारे के लिए, और बॉन्ड है पेप्टाइड, तो पॉलीपेप्टाइड। जो पॉलीपेप्टाइड होता है यही प्रोटीन होती है। जैसे जो डीएनए था तुम्हारा, डीएनए किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। ऐसे जो प्रोटीन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? बहुत सारे अमीनो अम्लों से, अमीनो अम्लों से, बहुत सारे अमीनो अम्ल। जब ये 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ेंगे आपस में, क्या बनेगी? प्रोटीन। तो जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए देखो यार, एमआरएनए में अमीनो अम्लों को विशेष क्रम में पढ़ने की सूचनाएं होती हैं। एमआरएनए में एक ऐसी इसके अंदर एक ऐसी क्षमता, ये जो अमीनो अम्ल है इनको पढ़ने की सूचनाएं हों इसके पास, कि ये कौन सा अमीनो अम्ल है, ये कौन सा अमीनो अम्ल है, ये कौन सा अमीनो अम्ल। ठीक है। ऐसी सूचनाएं होती है इसके पास। कोशिका में कुल आरएनए का, कोशिका में बहुत सारे आरएनए होंगे, एमआरएनए भी होगा, टीआरएनए भी होगा, आरएनए भी होगा, तीनों तरीके के आरएनए बने होंगे। तो उसमें जो एमआरएनए केवल 3 से 5% एमआरएनए हो। कितना? 3 से 5%। कोई दिक्कत यहाँ तक? एमआरएनए पता चल गया क्या काम है इसका? यह केंद्रक में डीएनए के अनुलेखन से बनेगा। कहाँ बनेगा लेकिन? केंद्रक में। उसके बाद एमआरएनए में अमीनो अम्लों को विशेष क्रम में पढ़ने की क्या होती है? सूचनाएं होती हैं। और कोशिका, जो कोशिका होते हैं, सेल होती है, उसमें कितने % एमआरएनए हो? 3 से 5%। कोई दिक्कत नहीं ना? 1 से 2 2 3 4 5 ऐसे अमीनो अम्ल जुड़ेंगे तो क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी यार। जब बहुत सारी अमीनो अम्ल जुड़ेंगे तो क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। पता नहीं ध्यान कहाँ है तुम्हारा, क्या चल रहा? टीआरएनए यह है कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो अम्ल। देखो जरा, ये कोई कोशिका है। क्या है ये? कोई कोशिका के अंदर ये केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। केंद्रक के आसपास का जो भाग होता है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? यह साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो जो एमआरएनए था, एमआरएनए तो बनता है यहाँ केंद्रक में। ठीक है। कहाँ बनता है? और जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए वो बनता है कोशिका द्रव्य में। तो केंद्रक के जो आसपास का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या बनता है? टीआरएनए। यह कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो अम्लों के अणुओं को राइबोसोम तक ले जाता है। देखो जरा, ये कोशिका द्रव्य में क्या होंगे? अमीनो अम्ल होंगे। ये अमीनो अम्ल, जैसे यहाँ अमीनो अम्ल पड़ा, एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा। ठीक है। अमीनो अम्ल यहाँ पड़े, उनको कहाँ तक ले जाए? अणुओं को राइबोसोम तक ले जाता है। क्या बनाना है तुम्हें? प्रोटीन बनानी है। देखो प्रोटीन कैसे बनती है, जैसे ये डीएनए होगा, क्या हो गया? डीएनए होगा। उसके बाद ये इस पे राइबोसोम लग गया। क्या लग गया? राइबोसोम। क्या लग गया? राइबोसोम। अब देखो यहाँ से टीआरएनए आता है, टीआरएनए क्या करेगा? एक अमीनो अम्ल यहाँ होगा, एक अमीनो अम्ल यहाँ होगा, एक अमीनो अम्ल, उनको एक अमीनो अम्ल को ये यहाँ लाएगा, अमीनो अम्ल को यहाँ लाएगा। ठीक है। यहाँ लाएगा। उसके बाद इधर से निकलेगा ये अमीनो अम्ल, दूसरे अमीनो अम्ल को यहाँ लाएगा। इनके बीच फिर बॉन्ड बनाता रहे, ऐसे बॉन्ड बनता रहे, ऐसे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते रहेंगे। क्या इधर क्या बनती रहेगी? प्रोटीन। तो टीआरएनए क्या करेगा? टीआरएनए क्या करेगा? ये जो तुम्हारे अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल, इनको कहाँ तक लाएगा? इस तक लाएगा, राइबोसोम तक लाने का काम करता है। ये लिख रखा है यहाँ से, अमीनो अम्लों के अणुओं को राइबोसोम तक लाता है। ये जो अमीनो अम्ल है ना, ये अमीनो अम्ल पड़े, टीआरएनए इनको क्या कहाँ तक ले जाएगा? राइबोसोम तक। राइबोसोम पे बनती है प्रोटीन। कहाँ बनती है प्रोटीन? राइबोसोम पे। हमें बाद में सबसे लास्ट में प्रोटीन ही बनानी है। ठीक है। तो प्रोटीन बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? अमीनो अम्ल। और उन अमीनो अम्लों को कौन लेके जाता है राइबोसोम तक? टीआरएनए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ये सारी छोटी छोटी बातें हैं ना, ये ध्यान रखा करो। ठीक है। जब तुम वो लिखते हो ना, अपना वो नोट्स लिख रहे हो, तो एक बार वीडियो जरूर देख लिया करो उससे पहले। जो मैंने छोटी छोटी सी बात बोल रहा ना मैं तुम्हें, कि ये इसका कहाँ प्रोटीन बनती है, क्या करेगी, क्या होगा इसका, ये टीआरएनए क्या होगा, छोटी छोटी बात जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा इसमें नोट्स में नहीं लिखी हुई, मैं अपने नोट्स में साइड में बना के बॉक्स एक लिख लिया करो। उससे पहले वीडियो देख लिया करो ये वाली, जब तुम नोट्स लिखोगे, क्योंकि तुम्हें फिर एक बार ही और याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है। और हो सके अगर तुम्हें वीडियो देख के तुम्हें सब कुछ याद हो गया तो अपनी भाषा में अपने हिसाब से लिखना शुरू कर दो अपने नोट्स। ठीक।
ठीक है, तो राइबोसोम तक ले जाता है और प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है। ठीक है भाई, टीआरएनए का काम क्या होगा, जो साइटोप्लाज्मिक कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल पड़े, क्या पड़े, इनको कहां तक लेके जाएगा टीआरएनए, कहां तक लेके जाएगा, राइबोसोम तक लेके जाएगा, और राइबोसोम पे क्या बननी है, प्रोटीन। तो टीआरएनए का बस काम समझ जाओ तुम, क्या होगा, ये अमीनो अम्लों को कहां तक लेके जाता है, राइबोसोम तक, और राइबोसोम पे क्या बननी है, प्रोटीन। कोई दिक्कत, एमआरएनए का पता चल गया तुम्हें, एमआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए में जो ये अमीनो अम्ल है ना, अमीनो अम्ल, इनको एक विशेष क्रम में पढ़ने की क्या हो उसके पास सूचना है, 3 से 5% हो एमआरएनए पूरी कोशिका में। कोई दिक्कत। उसके बाद आती है ये क्वेश्चन है, उसके बाद आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं लिखी है, आनुवंशिक कूट की 3 विशेषताएं लिखी है। ये आनुवंशिक कूट की कोई 3 पूछ लेगा, या पूछ लेगा आनुवंशिक जो कूट होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में बताइए। आनुवंशिक कूट, क्या आनुवंशिक कूट को बोलते हैं इंग्लिश में कोडोन, कूट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोडोन, क्या बोलते हैं, कोडोन। अब देखो इनके तो नाम तुम्हें पता, यूरेसिल, यूरेसिल, यूरेसिल है ना, एडेनिन, यूरेसिल। अब देखो ये कोडोन हो क्या, आनुवंशिक कूट हो क्या, आनुवंशिक कूट हो क्या, 3 क्षार मिलके एक आनुवंशिक कूट बनाते हैं। 3 क्षार है ना, यूरेसिल, यूरेसिल, यूरेसिल है ना, यूरेसिल, 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 3 क्षार हो गए, 3 क्षार हो गए ना, 3 बेस हो गए, नाइट्रोजन बेस 3 हो गए ना, 3 नाइट्रोजन क्षार हो गए। 3 नाइट्रोजन क्षार मिलके एक आनुवंशिक कूट का निर्माण करते हैं, किसका, अब ये जो आनुवंशिक कूट है, ये आनुवंशिक कूट क्या बनाएंगे, एक अमीनो अम्ल, क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अब पता चल गया अमीनो अम्ल कैसे बन रहे, 3 जो होंगे, 3 नाइट्रोजन क्षार मिलेंगे आपस में, उन 3 नाइट्रोजन क्षार जब वो आपस में मिलते हैं उनको बोलते हैं एक कूट, एक कोडोन, क्या बोलते हैं उनको, एक कोडोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, एक कोडोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, एक कोडोन बोलते हैं। और जो एक कोडोन होता है वही क्या बनाता है, अमीनो अम्ल, क्या बनाता है, वही अमीनो अम्ल। जैसे ये यू है, यू है, ये एक कोडोन है, क्या है ये, एक कोडोन है, एक कोडोन में कितने क्षार होंगे, 3। जैसे यू एक कोडोन है, ठीक है, ये पता कौन सा अमीनो अम्ल बनाता है, ये बनाता है फिनाइल एलेनिन, क्या, फिनाइल एलेनिन, पढ़ा था ना कहीं फिनाइल एलेनिन, कहाँ पढ़ा था, फिनाइल कीटोनूरिया में, फिनाइल कीटोनूरिया याद आया, कहाँ पढ़ा था फिनाइल कीटोनूरिया, इससे पिछले वाले चैप्टर में, याद आया, फिनाइल कीटोनूरिया याद आया, फिनाइल एलेनिन कहाँ पढ़ा था, फिनाइल एलेनिन को किसमें बनाना था, टायरोसिन में, वो वाला एंजाइम क्या था, अनुपस्थित, इसलिए क्या फिनाइल एलेनिन कहाँ दिमाग में और किडनी में क्या होने लगा था, जमा, ठीक है, यही तो था फिनाइल कीटोनूरिया, कुछ नहीं याद है, ठीक है। तो वो यू क्या बनाएगा, ये एक कूट बनाएगा या एक कोडोन बनाएगा, ठीक है, और वो कोडोन आगे चल के क्या बनाता है, अमीनो अम्ल, क्या बनाता है वो आगे चल के, अमीनो अम्ल। जैसे यू है, ठीक है, एक कोडोन है, ठीक है, ये आगे पता कौन सा अमीनो अम्ल बनाएगा, फिनाइल एलेनिन, क्या बनाएगा, फिनाइल एलेनिन। ऐसे बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का, किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का। अब देख लो प्रोटीन बनाना कितना मुश्किल है, ये याद ही करना मुश्किल है। ये लिखा हुआ है आनुवंशिक कूट, आनुवंशिक कूट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आनुवंशिक कूट ध्यान रखना है, दिख रहा ना उसमें, हाँ आवाज भी नहीं निकल रही। आनुवंशिक कूट, आनुवंशिक कूट को बोलते हैं इंग्लिश में जेनेटिक कोड, क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। एमआरएनए पर उपस्थित 3 नाइट्रोजन क्षारों का ऐसा क्रम जो विशिष्ट मतलब एक स्पेसिफिक अमीनो अम्लों के लिए कूट करता है, उन्हें आनुवंशिक कूट कहते हैं, ठीक है। एमआरएनए होगा, एमआरएनए देखो जी दिखाऊंगा, एमआरएनए ये यहाँ टेम्पलेट स्टैंड था, ठीक है, इससे क्या बना होगा, एमआरएनए बना होगा, आरएनए तो बनना था इससे, तो आरएनए एमआरएनए बना होगा, एमआरएनए बना होगा, जब क्या बना होगा, एमआरएनए।
ये टेम्पलेट स्टैंड था 3 to 5 में। इसमें कुछ ऐसा होगा जैसे टी, ऐसे लिख लो ए टी यू जी सी, ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद mRNA कैसा बनेगा 5 to, इसके उल्टा बनेगा ना, टेम्पलेट स्टैंड के उल्टा बनेगा। ए के सामने क्या आएगा, टी आना था, लेकिन ये आरएनए में थाइमिन होता है, क्या आएगा यू 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 के सामने क्या आएगा ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ऐसे था। तो एक विशेष क्षार का क्रम होगा एमआरएनए। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है यार, ये फालतू क्यों आ रही है बीच में, ये देखो जरा, एमआरएनए पर उपस्थित 3 नाइट्रोजन क्षारों का ऐसा क्रम, 3 नाइट्रोजन क्षारों का ऐसा क्रम। 3 नाइट्रोजन क्षार है एमआरएनए ने, तो एमआरएनए पे 3 नाइट्रोजन क्षार नहीं है, नाइट्रोजन क्षार ही तो है, एडेनिन यूरेसिल ये सारे नाइट्रोजन क्षार ही हो। तो एमआरएनए पर 3 नाइट्रोजन क्षार का ऐसा क्रम, ऐसा क्रम, कैसा क्रम, ऐसा क्रम, कैसा क्रम, कैसा क्रम, विशिष्ट क्रम, जो विशिष्ट अमीनो अम्लों को 3 नाइट्रोजन क्षारों का ऐसा क्रम जो विशिष्ट अमीनो अम्लों के लिए कूट करता है। देखो जरा, एमआरएनए नहीं, एमआरएनए है तो 3 नाइट्रोजन क्षार होंगे, 3 नाइट्रोजन क्षार होंगे, ये किसी एक अमीनो अम्ल का, एक अमीनो अम्ल को बनाएगा। ये अगले नाइट्रोजन क्षार होंगे, ये किसी एक अमीनो अम्ल को बनाएंगे, कोई दिक्कत। फिर अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे और क्या बन जाएगी, प्रोटीन। क्या बन जाएगी, प्रोटीन, ठीक है। तो यही है, ये क्या है, ये क्या बन रहे हैं, ये आनुवंशिक कूट है। ये क्या है, ये 3 नाइट्रोजन क्षार मिलके एक आनुवंशिक कूट बनाते हैं, ठीक है। और ये आनुवंशिक कूट किसका निर्माण करते हैं, पहले किसका निर्माण करेंगे, अमीनो अम्लों का। किसका, अमीनो अम्लों का। एमआरएनए पर उपस्थित 3 नाइट्रोजन क्षारों का ऐसा क्रम जो विशिष्ट अमीनो अम्लों के लिए कूट करता है, उन्हें आनुवंशिक कूट कहते हैं। आनुवंशिक कूट की विशेषताएं क्या होती है, आनुवंशिक कूट त्रिक होते हैं। त्रिक मतलब 3 क्षारकों के क्रम से एक अमीनो अम्ल बनता है, ये तो अभी बता दिया, ठीक है। दूसरा, कूट अपहाश्रित होते हैं, अपहाश्रित या अपहाश्रित, रह भी है वो इसमें यहाँ कहीं वो, ठीक है। अपहाश्रित, कूट अपहाश्रित होते हैं। कुछ अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडोन के द्वारा कूट होते हैं। पता क्या कहना चाह रहा है, हैं? जैसे फिनाइलएलेनिन है, फिनाइलएलेनिन को यू बना रहा था, इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने, कोई यही समझाता हूँ। जैसे ल्यूसीन है, ल्यूसीन क्या है, ये ल्यूसीन एक अमीनो अम्ल है, क्या है, ल्यूसीन क्या है, एक अमीनो अम्ल है। ये अमीनो अम्ल यू एक से भी बनता है और जी के द्वारा बनता है, ठीक है। तो ये कहना ये चाह रहा कि जो कूट हो ना, कूट या कोडोन हो, एक से ज्यादा कोडोन एक अमीनो अम्ल को बना सकते हैं, एक से ज्यादा कोडोन एक अमीनो अम्ल को बना सकते हैं। जैसे ये कोडोन एक है, ये दूसरा कोडोन है, ऐसे कुछ और भी कोडोन होंगे, तो वे सारे मिलके ना किसको बना रहे, सिर्फ ल्यूसीन को। और ल्यूसीन को बनाने वाले कोड पता कितने हो, 6 कोड हो ऐसे जो ल्यूसीन को बनाते हैं, अकेले ल्यूसीन को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, अकेले ल्यूसीन को बनाते हैं, ठीक है, 6 कोडोन मिलके। तो इसका मतलब है वे अपहाश्रित है। यहाँ लिखा हुआ देखो, कुछ अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडोन के द्वारा कूट होते हैं। मतलब सिंपल है, वो कुछ ऐसे अमीनो अम्ल, ये ऐसा अमीनो अम्ल ल्यूसीन जो एक से ज्यादा कूट से क्या होगा, बनेगा। भाई एक कूट तो ये होगा, एक कोडोन ये होगा, एक कोडोन ये होगा, दूसरे भी कोडोन होंगे, ऐसे ऐसे 6 कूट है जो 6 कूट मिलके इसके किसको बनाते हैं, ल्यूसीन को, अकेले ल्यूसीन को बनाते हैं। समझ आ गया क्या बताया मैंने, तू बता क्या बताया मैंने, 6 कूट जो अकेले ल्यूसीन को बनावे मिलकर। हाँ तू बता, 6 कूट जो अकेले ल्यूसीन को बनावे। इसका मतलब है क्या, क्या है, मतलब एक ही अमीनो अम्ल को एक से ज्यादा कूट बना सकते हैं, है ना। अब आया समझ, कूट पता क्या हो, नींद आ रही तुझे, कूट पता क्या हो, कूट आनुवंशिक कूट क्या हो, आनुवंशिक कूट कोड। कितने नाइट्रोजन क्षार हो उसमें, 3 हो ना, 3 नाइट्रोजन क्षार मिलेंगे एक कूट बनाएंगे, इतना तो पता नहीं इतना सबको। अब ये एक ल्यूसीन जो है, ल्यूसीन नाइट्रोजन क्षार मिलेंगे, कूट बनेगा, कोडोन बनेगा। उस कोडोन से क्या बनता है, अमीनो अम्ल। क्या बनता है उस कोडोन से, अमीनो अम्ल। जैसे ल्यूसीन है, एक अमीनो अम्ल है,
एक क्या है, अमीनो। इस ल्यूसीन को एक से ज़्यादा कोड बना सकते हैं, एक से ज़्यादा कूट बना सकते हैं। जरूरी नहीं है एक अमीनो अम्ल के लिए एक ही कूट हो, ठीक है, एक अमीनो अम्ल के लिए एक ही कूट। एक अमीनो अम्ल को एक से ज़्यादा कूट भी बना सकते हैं, पर ये पक्का गारंटी का है, अगर UUA ने ल्यूसीन बना दिया, क्या UUA ने ल्यूसीन बना दिया, अब ये कोई और अमीनो अम्ल नहीं बना सकता, ठीक है, अब ये किसी और अमीनो अम्ल को नहीं बना सकता। अगर UUA ये कोडोन है, इसने क्या बनाया, ल्यूसीन बनाया, अब ये फिनाइल एलेनिन नहीं बना सकता, ठीक है, दूसरा अमीनो अम्ल नहीं बनाने का है। अगर UUA ने सिर्फ ल्यूसीन बनाया है, ल्यूसीन अमीनो अम्ल को बनाया है सिर्फ UUA ने, अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ हमेशा ल्यूसीन को ही बनाएगा, ये और किसी अमीनो अम्ल को नहीं बनाने का। आया समझ में? और एक अमीनो अम्ल को एक से ज्यादा कूट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, सिंपल। लेकिन एक कूट सिर्फ एक ही अमीनो अम्ल को बनाएगा, मतलब अगर इस वाले कूट ने UUA ने क्या करा, सिर्फ ल्यूसीन को ही बनाया है, तो हमेशा ल्यूसीन को ही बनाएगा, मतलब एक कूट सिर्फ एक ही अमीनो अम्ल को बनाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, हुआ कंफ्यूजन, नहीं हुआ ना? क्या बताया मैंने भाई, जो ये यू है ना, ये इसे क्या है, और ल्यूसीन को बनावा तो और नहीं बनाना है कोई। हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कूट अपाश्रित होते हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कूट अपाश्रित, मतलब जो ये ल्यूसीन इसे जो है 6 तरीके से 6 कूट बना सकते हैं, 6 कूट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, एक कूट सिर्फ किसको करेगा, एक ल्यूसीन को ही बनाएगा, सिर्फ एक कूट एक ही क्या बनाएगा, अमीनो अम्ल बनाएगा। इसका मतलब है अगर UUA ने ल्यूसीन बना दिया तो ये हमेशा ल्यूसीन ही बनाएगा, वो फिनाइल एलनिन या कुछ और नहीं बनाने का, ठीक है। अब उसके बाद कूट सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात एक आनुवंशिक कूट सभी जीवों में एक ही अमीनो अम्ल को कूट करता है, यही तो बताया मैंने अभी। ये एक आनुवंशिक कूट है, अगर इसने एक जीव में ल्यूसीन बना दिया तो ये सारे जीव में क्या ही बनाएगा, तो कूट क्या होते हैं, सार्वभौमिक, ठीक है। उसके बाद कूट असंदिग्ध होते हैं, अर्थात एक कूट एक ही अमीनो अम्ल को कूट करता है, यही तो बताया मैंने अभी। जो ये एक कूट है, अगर इसने एक बार ल्यूसीन बना दिया है तो ये हमेशा किसको ही बनाएगा, ल्यूसीन। तो एक कूट सिर्फ एक अमीनो अम्ल को ही क्या करेगा, कोडित करेगा, ठीक है, एक अमीनो अम्ल को ही बनाएगा। इसका मतलब ये है, अर्थात कूट यहाँ का एक कूट एक ही अमीनो अम्ल को कूट करता है या कोडित करता है, एक अमीनो अम्ल को ही बनाएगा। अगर इसने ये वाला कूट है, ये वाला कोडोन है, अगर इसने ल्यूसीन बनाया तो हमेशा किसको ही बनाएगा, ल्यूसीन को। तो मतलब इसका मतलब ये है, एक कूट सिर्फ एक ही अमीनो अम्ल बना सकता है, इसका मतलब ये है, ठीक है भाई। उसके बाद कूट कोमा रहित होते हैं, इनमें जैसे ये है ना UUA था, UGC था, इनमें बीच में ऐसे कोमा नहीं आता, ये कूट कोमा रहित होते हैं, इनके बीच में कोमा नहीं आने का, ठीक है भाई। उसके बाद कुछ ऐसे हो, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला 1 नंबर में पूछ लेगा तुमसे, ये 2 दिन में इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊंगा, ध्यान पूरा यहां होना चाहिए भाई, पहले ही बता रहा हूं। ये वाला मॉडल का बात कर ला, क्या जरूरत है तुझे मॉडल की, ऑन कर रखी भी नहीं है। प्रारंभिक कूट वो समापन कूट, कुछ ऐसे कूट, टोटल जो आनुवंशिक कूट है आपके पास कितने हैं, 64, कितने हैं, 64, 64, ठीक है। जैसे UUA UGA, ठीक है, UAG UUU, ऐसे कितनी बार लिखोगे तुम, 64 बारी। तो कोट कितने की कूट है, आनुवंशिक कूट कितने, और सारे 64 से पता कितने अमीनो अम्ल बनते हैं, बस 20। कितने बनते हैं, 20। कैसे बन गए 20, 64 कूट है, अमीनो अम्ल सिर्फ 20 बना रहा। इसका मतलब क्या करा होगा, बहुत सारे कूट ने सिर्फ किसको बनाया होगा, एक ही अमीनो अम्ल को बनाया होगा। जैसे जो ल्यूसीन था, ल्यूसीन को कितने कूट बना रहे थे मिलके, 6, ठीक है। ऐसे ही किसी को 2 कूट मिलके बना रहे होंगे, किसी को 4 बना रहे होंगे, है ना, तभी तो 20 बने हो।
कूट तो ज़्यादा है तुम्हारे पास, आनुवंशिक जो आनुवंशिक कूट है वो 64 है, अमीनो अम्ल कितने बनने, सिर्फ 20। तो इसका मतलब एक से ज़्यादा जो कूट होंगे वो एक ही अमीनो अम्ल मिलकर बनाएंगे। ठीक है, अब देखो जरा प्रारंभिक कूट व समापन कूट। जैसे यहाँ से mRNA था, ये mRNA था, क्या था ये mRNA था। ठीक है, अब इस पे ये नहीं होता कि कहीं पे भी कहीं से भी, इस पे तो ऐसे लिखा होगा यू 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 इसको ए यू यू ए जी ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से प्रोटीन बनना शुरू कर देगी, कहीं से नहीं प्रोटीन बनना शुरू करेगी। क्या होगा उसमें, उसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है अपना प्रोटीन बनाने का। ठीक है, तो क्या होता है वो जहाँ से प्रोटीन बनना शुरू करती है, जिस कोडोन से प्रोटीन बनना शुरू करेगी उस कोडोन को कहेंगे प्रारंभिक कोडोन या प्रारंभिक कूट। क्या कहेंगे उसको, जिस कूट से, ये मानने की बात, इस कूट से प्रोटीन बनना शुरू करी। ठीक है, इस कूट से क्या करी, प्रोटीन बनना शुरू करी। ठीक है, सबसे पहला अमीनो अम्ल यहाँ आया, इसके बाद दूसरा अमीनो अम्ल आएगा, तीसरा चौथा ऐसे आएगा। तो यहाँ से क्या बनना, इस वाले कोडोन से, कोडोन कह दो या कूट कह दो, इस आनुवंशिक कूट से क्या बनना शुरू करी, प्रोटीन बनना शुरू करी। तो ये वाला जो कूट है इस अमीनो अम्ल को बना रहा है, कोई सा भी अमीनो अम्ल है मानने की बात। ठीक है, यहाँ से प्रोटीन बनना शुरू करी इस अमीनो अम्ल से या इस कूट से प्रोटीन बनना शुरू करी, तो इस वाले कूट को क्या कहेंगे तुम, प्रारंभिक कूट। और जहां लास्ट में जाके वो रुकेगी, जिस कूट पे जाके रुकेगी, उसको क्या कहेंगे, समापन कूट। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, समापन कूट। तो देखो जरा, प्रारंभिक कूट AUG होता है, क्या होता है, AUG। जहां पे भी आपको AUG दिख गया, जहां पे भी आपको AUG दिख गया, वहां से प्रोटीन बनना शुरू होएगी। कहां से, AUG से, AUG से। ठीक है, जैसे अभी बताऊंगा, तुम्हें इसका एग्जांपल दूंगा। AUG से क्या बनना शुरू होगी, प्रोटीन बनना शुरू होगी, जहां पे कहीं पे भी AUG दिख गया। तो AUG जो है वो कौन सा कूट है, प्रारंभिक कूट है, समापन कूट है, प्रारंभिक कूट। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद 3 समापन कूट हो, क्या हो, प्रोटीन बनना जहां बंद करेगी, अगर लास्ट में उनके कहीं भी ये लिखा हुआ ना UAA, UAG और UGA ये लिखा हुआ है, तो वहां पे क्या हो जाएगी, प्रोटीन बनना क्या हो जाएगी, बंद, समाप्त हो जाएगी। याद कैसे रख सकते हो इसको, याद कैसे रख सकते, मैंने पता कैसे याद रख रखा है इसको। ये तो AUG होगा, अगस्त, ये तो हो गया, सिंपल है ये तो। अगले वाला बताओ कैसे याद रखोगे, UAA, UAG, UGA। पता मैंने कैसे याद रख रखा है, हाँ ऐसे ही रख रखा है जैसे ये बता रहा। उआ, उवाग, उगवा, उआ, उवाग, उगवा, ऐसे याद रख रखा मैं, सच में ऐसे ही रख रखा। उवा, उवाग, उगवा, उवा, उवाग, उगवा, UAA, UAG, UGA। और अगस्त तो तुम्हें याद रहेगा, प्रारंभिक। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, डायरेक्ट 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि प्रारंभिक कूट का नाम बताओ, क्या होता है प्रारंभिक कूट, लिखने को आ जाएगा प्रारंभिक कूट क्या होते हैं और समापन कूट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, याद रखियो ये। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, अनुवादन। थोड़ा रेस्ट ले लो। आहो आहो, देखो जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले DNA से DNA बनाया, उसको द्विगुणन बोला। ठीक है, DNA से RNA बनाया, उसको क्या बोला, अनुलेखन। अभी पढ़ के आ रहे तुम, अनुलेखन। ठीक है, उसके बाद अब उस RNA से क्या बनेगा, प्रोटीन, उसको बोलेंगे अनुवादन। अनुवादन बोलते हैं, स्थानांतरण बोलते हैं या ट्रांसलेशन बोलते हैं। अनुवादन, स्थानांतरण, ट्रांसलेशन पर सचित्र टिप्पणी कीजिए। स्थानांतरण क्या होता है, स्थानांतरण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। डायग्राम भी बनाना हो इसमें। ठीक है भाई, तो स्थानांतरण मतलब अनुवादन, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, mRNA पर उपस्थित आनुवंशिक कूट, आनुवंशिक कूट पढ़ाना भी, आनुवंशिक कूट के अनुसार अमीनो अम्लों को सही क्रम में जोड़कर प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं। mRNA पे कूट होंगे, उन कूट को एक विशेष क्रम में लगा दो, अमीनो अम्ल को जोड़ दो, उन कूट से क्या बनेंगे, अमीनो अम्ल। उन अमीनो अम्ल को एक विशेष क्रम में जोड़ दो, उसको क्या बनेंगे, प्रोटीन बन जाएगी।
तो यही जो प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं, या अनुवादन। ठीक है, इतना सही तो है। ठीक ठीक है। चल ठीक है। यहाँ देख लो यार, यहाँ देख लो भाई, यहाँ देख लो ना। ओ, यह निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। इसके बहुत सारे क्या होते हैं, स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अमीनो अम्ल सक्रिय होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ये mRNA है, क्या है ये mRNA पे कूट होंगे, कूट से क्या बनेगा, अमीनो अम्ल। क्या बनेगा, अमीनो अमीनो क्या बनेगा, कूट से अमीनो अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, इन अमीनो अम्ल को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, चार्ज। क्या करना पड़ता है, सक्रिय करना पड़ता है, इनको एक्टिव करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले ये अमीनो अम्ल क्या होंगे, एक्टिव। इनको कुछ एनर्जी दूंगा मैं, क्या दूंगा इनको, एनर्जी। क्या दूंगा, एनर्जी। एनर्जी ड्रिंक पिलाऊंगे इसको, है ना। क्या पिलाओगे, कौन कौन सी हो एनर्जी ड्रिंक, तो पता होगा, रेड बुल है ना, रेड बुल। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं होती क्या, तुम तो बहुत पिए स्ट्रिंग, छपरी नहीं होता हम। तो इन अमीनो अम्ल को सबसे पहले क्या पिलाऊंगा मैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, एनर्जी ड्रिंक। तो इसको सबसे पहले क्या दूंगा मैं, एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी लेके क्या हो जाएंगे, एक्टिव। क्या हो जाएंगे, एक्टिव। तो अमीनो अम्ल क्या होंगे, एक्टिव, एक्टिव होंगे। अब ये क्या करेंगे, ये एक्टिव मतलब सक्रिय अमीनो अम्ल अब किससे जुड़ेंगे जाके, मैंने बताया था टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए जो अमीनो अम्ल थे इनको कहां लेके जा रहा था, राइबोसोम तक, बताया था ना, है ना। तो ये जो अमीनो अम्ल क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अब इनको ये किसके पास जाएंगे, टीआरएनए के पास। टीआरएनए क्या करेगा, इनको पकड़ेगा, पकड़ने के बाद कहां लाएगा, राइबोसोम पे। ये देखो, सबसे पहले अमीनो अम्ल सक्रिय हो जाएंगे, ये सक्रिय अमीनो अम्ल टीआरएनए से जुड़ जाएंगे। अब टीआरएनए फिर एमआरएनए राइबोसोम से जुड़ता है। ये एमआरएनए है, एमआरएनए ने ये क्या है, ये राइबोसोम। क्या है ये है क्या है ये, राइबोसोम। क्या है ये, और ये क्या है, ये एमआरएनए तो लिखा हुआ है, एमआरएनए। एमआरएनए से तो बननी प्रोटीन है। ठीक है, तो फिर एमआरएनए, ये एमआरएनए से क्या जुड़ जाएगा, राइबोसोम जुड़ जाएगा, राइबोसोम जुड़ जाएगा। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभ होता है। देखो क्या होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का, सबसे पहले यहाँ से टीआरएनए होगा, ऐसा क्या होगा, ये टीआरएनए। टीआरएनए क्या करेगा, यहाँ से अमीनो अम्ल लाएगा। क्या लाएगा, अमीनो अम्ल यहाँ आएगा। उस अमीनो अम्ल का कुछ कोडोन होगा, उसका कुछ कोट होगा, कूट क्या होगा, कूट होगा, कोडोन होगा। तो टीआरएनए ये लिखा भी हुआ है, टीआरएनए ने क्या लाया, अमीनो अम्ल लाया। ठीक है, उससे क्या करेगा, ये एक अमीनो अम्ल को लाएगा और उसमें क्या बना देगा, पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा, एक यहाँ अमीनो अम्ल होगा, एक यहाँ अमीनो अम्ल होगा, दोनों आपस में क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बंद बन जाएगा, पेप्टाइड बंद। अब जब बहुत सारे क्या बनेंगे, बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ेंगे, बहुत सारे पेप्टाइड बंद हो जाएंगे आपस में, तो बहुत सारे क्या बोलते हैं, पोली, और पेप्टाइड बंद को पेप्टाइड, तो पोली पेप्टाइड बन जाए। फिर पोली आ गया, कोई नहीं, पोली को नहीं भूलते, पोली को थोड़ा है भूल लेंगे। पोली पहले चैप्टर से चला था, अब तक नहीं गया पोली। ठीक है, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या हो जाएगा, प्रारंभ। मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यहाँ बनने लगती है। एक अमीनो अम्ल ये रहा, एक अमीनो अम्ल ये रहा भाई, ये CGT है, ये एक कूट है ना, ये भी कोई अमीनो अम्ल बनाएगा। और जो ये GCA है, ये भी क्या बनाएगा, एक अमीनो अम्ल। तो ये क्या करेगा, आपस में क्या बना जाएगा, बीच में इनको जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड। अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन के ये पूरा का पूरा कहाँ चल जाएगा, पीछे चल जाएगा। जैसे ये है देखो, ग्लाइसिन, सेरिन, एलिनिन। ग्लाइसिन ये अमीनो अम्ल है, ये सेरिन अमीनो अम्ल है, इनके बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड लग रहा है बीच में, है ना, दिख रहा ना। तो ये ऐसे लंबी चेन बनती चल जाएगी। इधर क्या करेगा, टीआरएनए आता जाएगा, इधर ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे एमआरएनए पे आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और क्या बनती जाएगी, एक पॉलीपेप्टाइड बनती जाएगी। पॉलीपेप्टाइड को क्या बोलते हो तुम, प्रोटीन। तो फिर उसके बाद पॉलीपेप्टाइड, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या होता है, प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है, और फिर बाद में एक लंबी श्रृंखला में बदल जाती है। अंत में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या हो जाता है, समापन।
बाद में क्या बन जाएगी तुम्हारी प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाएगी। बस यही है, ये डायग्राम तो तुम्हें मैंने समझा ही दिया। ठीक है, ये mRNA है, ये राइबोसोम है, ये छोटी वाली यूनिट है राइबोसोम की, ये बड़ी वाली tRNA है, ये क्या लाएगा, अमीनो अम्ल को लाने का काम करता है। सिंपल सी बात है, ये ऐसे ही याद रखना, CGT, और इस CGT के C के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, G, और G के साथ कौन बनाएगा, C, T के साथ कौन बनाएगा, ये। ठीक है, अब देखो ये mRNA है, ये mRNA है, यहाँ क्या है, C के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, A के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, U क्यों बनाएगा, ये RNA है ना, नीचे RNA नहीं, RNA में U ही तो होगा, T थोड़ा ही ना होगा, थाइमिन नहीं होने का, U होगा ना, ये तो बताया था मैंने। ठीक है, बस ये खत्म हो गया है, 2 पेज ही तो बच रहे बस। ये अगले, ये तो रटने वाला है थोड़ा, ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला थोड़ा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये थोड़ा रचने वाला, मेहंदी है रचने वाली। ठीक है, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, मानव, क्वेश्चन क्या है, मानव जीनोम, ह्यूमन जीनोम परियोजना प्रोजेक्ट था एक, क्या है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, इसकी विशेषताएं क्या है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पता क्या था, सबसे पहले समझो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था। अमेरिका में शुरू हुआ था, कहाँ हुआ था, अमेरिका में शुरू हुआ था 1990 में। कौन से सन में, पूरा हुआ था 2003 में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट था, अंतर्राष्ट्रीय परियोजना थी, मतलब इसमें बहुत सारे देश भाग लिए थे, बहुत सारे देशों ने भाग लिया था। ठीक है, इसमें क्या था, हमारे जो इंसान होता है ना, इंसान के अंदर जितने भी जीन होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं इंसान के अंदर। ठीक है, जितने भी जीन होते हैं उन सभी का पता लगाना था कि कौन सा जीन क्या बना रहा है, कौन सा जीन क्या बना रहा है, कौन सी जीन में कौन सा लक्षण है। ठीक है, कौन सी जीन में कौन सा लक्षण है, ये पता करना था। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ठीक है, 50% जीन आज भी ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं वो क्या बना रहा है। ठीक है, 2 पेज रहे, 2 50% जीन ऐसे हैं, 50% जीन ऐसे हैं जिनका हमें आज भी नहीं पता है कि वो हमारे शरीर में उनका काम क्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है मानव जीनोम परियोजना अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की परियोजना थी, जिसका उद्देश्य मनुष्य के पूरे जीनोम अर्थात पूरे जीन्स, और जीन किससे मिलकर बने हो, क्षार से। भाई ये डीएनए था ना, डीएनए था ये, इसमें क्षार होंगे ना, डीएनए पे क्या हो, जीन, डीएनए पे क्या होते हैं, जीन होते हैं, तो जीन में भी क्षार होगा। तो सारे के सारे डीएनए का या पूरे जीन्स का और उनके क्षार के क्रम को पहचानना था। मतलब यहाँ क्रम कौन सा, अगर यहाँ A T लगा हुआ है या G C लगा हुआ है, ये क्रम कौन सा है, किस किस क्रम में लगे हुए हैं वो क्षार युग्म। ठीक है, वो क्षार युग्म किस किस क्रम में लगे हुए हैं, कैसा कैसा मतलब है उनका, वो जीन्स, उन सब के बारे में पता करना था पूरा। मतलब हमारे अंदर जो जीन वगैरह सब कुछ होते हैं उनको सबको मिला क्या बोलते हैं, जीनोम। क्या बोलते हैं उनको, जीनोम। डीएनए होगा, डीएनए कंटेंट, जीन्स हो गया, क्रोमोसोम, उन सबको मिला क्या बोलते हैं, जीनोम। तो पूरे के पूरे हमारे मनुष्य के जीनोम का पता लगाना था कि हमारे अंदर चल क्या रहा, कौन से जीन क्या बना रहे, कौन से जीन में क्या लक्षण है। ठीक है, और जो क्षार युग्म है उनका कौन कौन सा क्रम है, उस सब का पता लगाना था। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें बहुत खर्चा आया था, बहुत ज़्यादा, ट्रिलियन में पहुँच गया था इसका खर्चा। ये प्रोजेक्ट 13 साल के बाद कंप्लीट नहीं हुआ था, बंद करना पड़ा था क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा खर्चा आ चुका था। ठीक है, तो जीन्स और क्षारकों के क्रम की पहचान करना और उनका क्या बनाना था, मानचित्र, डायग्राम बनाना था, मैपिंग करनी थी, तैयार करना था। यह परियोजना 1990 में शुरू हुई और 2003 में पूरी हो गई। यहाँ लिख रखा है पूरी हुई है, पूरी नहीं हुई थी। मानव जीनोम परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। मानव जीनोम में कितने हजार जीन पाए जाते हैं, देखो हमारे मनुष्य में कितने जीन पाए जाते हैं, 20,000 से 25,000 जीन। ठीक है, और इन जीन में क्या होंगे, क्षार भी होंगे। अब देखो हमारे अंदर कितने क्षार हो, मानव जीनोम में 3.2 अरब क्षार युग्म होते हैं। क्षार युग्म हो, क्षार युग्म मतलब क्षार के जोड़े, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 10,000 जोड़े, 20,000 जोड़े, ऐसे ऐसे जोड़े, कितने जोड़े पाए जा, 3.2 अरब जोड़े। क्षार के कितने जोड़े पाए जा हमारे अंदर, 3.2 अरब जोड़े, ऐसे ऐसे क्षार जोड़े। अब देख लो कितने हैं, मतलब ये तो बहुत लंबा प्रोसेस था नहीं,
कैसे एक एक जोड़ा कैसे लगा हुआ है, तो बहुत मुश्किल था देखना ऐसे, है ना। तो इसलिए इसमें बहुत खर्चा आया था, बहुत। ठीक है भाई। और जीन्स कितने हमारे अंदर, 20,000 से 25,000। 2% से कम जीनोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। 2% से भी ऐसे जीन है, 2% से भी कम ऐसे जीन है जो क्या बनाते हैं, हमारे लिए प्रोटीन बनाते हैं। बाकी जो 98% जो जीन है, मतलब 20-25 हज़ार में से कुछ 2%, लगभग 2-3 हज़ार के आसपास ही ऐसे जीन हैं जो हमारे लिए क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। बाकी सारे के सारे क्या, उनका हमें पता ही नहीं क्या कर रहे हैं हमारे शरीर में। वो हमारा शरीर देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, हमें पता ही नहीं हमारे शरीर में क्या चल रहा। अब देख लो तुम, बहुत कॉम्प्लेक्स है। प्रकृति ने क्या बनाया मनुष्य से। अभी तक खोजी गई जीन्स में से 50% के कार्य ज्ञात है। 50% मैंने बताया तुम्हें, अभी 10-12 हज़ार के आसपास के कार्य पता हमें, ठीक है। बाकी के हमें कार्य नहीं पता। उनमें से भी कितने, 2% ही क्या बनाती है, प्रोटीन, और बाकी कुछ और काम करती है। ठीक है भाई, ये तो याद ही कर लोगे तुम, इसमें क्या समझाने वाला है। तो डायरेक्ट एक लाइन लिख रखी है मैंने। ये वाला देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 11-12, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो जरा, गुणसूत्र संख्या 1, जैसे गुणसूत्र संख्या कितनी होती है तुम्हारे में, तुम्हारे अंदर ओ ना गए, ओ ना है भी नहीं, देखो देख लूं, मन नहीं करी, ये ओ ना बंद, इतना तो पता मुझे। हाँ, गुणसूत्र संख्या 1, हमारे अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, 22 जोड़े प्लस XX या XY। तो गुणसूत्र 1 भी होगा, गुणसूत्र 1 होगा गुणसूत्र। तो जो गुणसूत्र संख्या 1 है ना, उसमें सबसे अधिक जीन पाए जा, कितने जीन पाए जा उसमें, 2988, 2988, 2988, ठीक है। और सबसे कम जीन जो गुणसूत्र Y है ना, ये गुणसूत्र Y, उसमें पाए जा कितने, 231। तो इसका मतलब मुझे ये बताओ, गुणसूत्र बढ़ाओ जीन बढ़ाओ, गुणसूत्र बढ़ाओ जीन बढ़ाओ। गुणसूत्र के अंदर जीन पाए जाएंगे, जीन के अंदर गुणसूत्र पाए जाएंगे, गुणसूत्र के अंदर जीन पाए जाएंगे, है ना। तो गुणसूत्र संख्या 1, गुणसूत्र संख्या 1 में सबसे ज्यादा जीन होंगे 2988, 2988। सबसे कम जो गुणसूत्र होंगे, सबसे कम जो जीन्स होंगे वो कौन से गुणसूत्र में होंगे, क्रोमोसोम Y या गुणसूत्र Y में 231। ठीक है भाई। उसके बाद एक क्वेश्चन है छोटा सा, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेटिव तथा अनुसंगी सैटेलाइट DNA में अंतर। ठीक है, आ जाता है कहीं कहीं, इससे अगले वाला समझ नहीं आने का, इसलिए बता रखा है ऊपर। अनुसंगी DNA और रिपीटेटिव या पुनरावृत्ति DNA किसे कहते हैं। रिपीटेटिव DNA, रिपीटेटिव मतलब जो रिपीट कर रहा हो एक के बाद एक, है ना। रिपीटेटिव पता ना, रिपीट कर रहा हो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना। और सैटेलाइट DNA भी समझ जाओगे तुम। तो रिपीटेटिव मतलब पुनरावृत, आपस में पुनरावृत करना। पुनरावृत संख्या पढ़ी होगी तुमने कभी, पहली दूसरी क्लास में, 5वीं में। पुनरावृत संख्या किन्हें कहते हैं, पुनरावृत्ति, है ना। अनुसंगी मतलब सैटेलाइट DNA, इनमें क्या बताना है, अंतर बताना है। तो पुनरावृत DNA या रिपीटेटिव DNA किसे कहते हैं, ऐसा DNA जो मानव जीनोम में बार बार दोहराया जाता है। हमारे अंदर जीन्स होते हैं, सारे के सारे जीन्स को मिला क्या बोलेंगे, जीनोम। क्या बोलेंगे, जीनोम। और क्या होगा, ऐसा DNA जो मानव जीनोम में बार बार क्या होगा, दोहराया जाएगा, बार बार रिपीट होगा। उस DNA को क्या कहेंगे तुम, उस DNA को क्या कहते हैं, पुनरावृत DNA। और इस DNA में ना, DNA में विभिन्नता को दर्शाता, इसमें ना विभिन्नता होती है। विभिन्नता मतलब पता कैसी विभिन्नता, जैसे तुम अपनी मम्मी पापा से थोड़े अलग हो ना, तो तुम्हारे DNA में जो रिपीटेटिव DNA उसका जो अंग होगा, छोटा सा पार्ट होगा, उसमें कुछ और गुण होंगे। ठीक है, उसमें क्या होंगे, कुछ और गुण होंगे। और तुम्हारे मम्मी पापा का जो DNA, छोटा सा DNA, रिपीटेटिव DNA, उसमें कुछ और गुण होंगे। मतलब आपस में क्या दिखाएंगे, वो विभिन्नता। क्या दिखाएंगे, विभिन्नता। तो वो DNA में क्या दिखाता है, विभिन्नता को दर्शाता है। मतलब विभिन्नता मतलब अलग अलग प्रदर्शित करता है, असमान गुण होंगे, वही विभिन्नता कहलाती है। तो DNA में विभिन्नता को दर्शाता है, पुनरावृत DNA कहलाते हैं। इसका प्रयोग DNA फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, रिपीटेटिव DNA का प्रयोग कहाँ किया जाए, इस रिपीटेटिव DNA या पुनरावृत DNA का ही प्रकार है एक सैटेलाइट DNA। सैटेलाइट DNA मतलब अनुसंगी DNA।
जीनोमिक डीएनए के समूह, देखो पूरा का पूरा देखो यहाँ पहले पढ़ लो। जीनोमिक डीएनए के समूह से पुनरावृत्ति डीएनए को प्रवणता अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग करने पर जीनोमिक डीएनए में बड़े व छोटे छोटे शिखर बन जाते हैं। इन छोटे छोटे शिखरों को अनुषंगी डीएनए या क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इसमें बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। देखो क्या कहना चाह रहा, जैसे हमारे पास क्या है, ये है पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम। क्या है ये, इसमें बहुत सारी जीन है ऐसे, क्या है ये, बहुत सारी जीन है इसमें। अपकेंद्रण विधि पता पढ़ी होगी तुमने, नहीं पढ़ी तो मैं बता रहा हूँ अपकेंद्रण विधि क्या होती है। अपकेंद्रण विधि ये होती है, जैसे रेत ले लो और पानी में उसको घोल दो, थोड़ी देर बाद देखोगे तुम रेत क्या होगी नीचे, पानी क्या हो गया ऊपर, अलग हो गया। तो यही होती है अपकेंद्रण विधि, ठीक है। इस विधि का प्रयोग करते तुम, इसको क्या होता है, इसमें पूरा का पूरा जीनोम ले लिया, क्या ले लिया, पूरा का पूरा जीनोम। यहाँ देखो जीनोमिक डीएनए के समूह से पुनरावृत्त डीएनए को प्रवणता, देखो इस पूरे के पूरे जीनोम में क्या होगा, पूरे के पूरे जीनोम में क्या होगा, कुछ तो होगा तुम्हारा पुनरावृत्त डीएनए, कैसा होगा, और कुछ होगा तुम्हारा सैटेलाइट डीएनए। इस पूरे के पूरे जीनोम में क्या होगा, एक तो पुनरावृत्त डीएनए होगा, पुनरावृत्त डीएनए मतलब रिपीटेटिव डीएनए, और दूसरा क्या होगा इसमें सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए मतलब अनुषंगी डीएनए, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही जीनोम को अपकेंद्रण विधि के द्वारा घुमाया इसको, और क्या हो गया, कुछ डीएनए नीचे बैठ गया, कुछ डीएनए क्या होगा, ऊपर हो गया। तो अनुषंगी डीएनए मतलब रिपीटेटिव डीएनए अलग हो गया, और अनुषंगी डीएनए मतलब सैटेलाइट डीएनए क्या होगा, अलग हो गया, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। उसके बाद अब जो ये था ना सैटेलाइट डीएनए, मानने के बाद ये सैटेलाइट डीएनए क्या है, ये सैटेलाइट डीएनए, क्या है ये सैटेलाइट डीएनए है। सैटेलाइट डीएनए में छोटे छोटे ऐसे शिखर बन जाएंगे, ऐसे क्या बन जाएंगे, छोटे शिखर बनेंगे, कुछ ऐसे क्या बनेंगे, बड़े शिखर बनेंगे। तो ये छोटे छोटे शिखर होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे शिखर होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इन्हीं को, अनुषंगी डीएनए। क्या बोलते हैं इनको, छोटे छोटे शिखर बन जाते हैं। छोटे छोटे शिखरों को क्या बोलते हैं, अनुषंगी डीएनए या सैटेलाइट डीएनए। इसमें क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुरूपता, बहुत सारे रूप दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, बहुत सारे रूप। जैसे एक गुण यहाँ है, ठीक है, दूसरा गुण यहाँ होगा, बहुत सारी बार रिपीट होगा एक गुण, ठीक है, बहुरूपता दिखाएगा ये। यह है प्रिंटिंग का क्या होता है, आधार। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया था पुनरावृत्त डीएनए और अनुषंगी डीएनए, ताकि तुम्हें ये समझ आ सके। डीएनए अंगुली छापन, ठीक है, ये बहुत बार आ रखा पेपर में, डीएनए अंगुली छापन। हाँ देखो जरा क्या होगा अभी। क्या कहता था मेरे देखो जरा, डीएनए अंगुली छापन, इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या बोलते हैं, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। 11, 12, 14, 15 सोने में कुछ जल जाएगा, सोने में कुछ जल जाएगा इनके परिवार में 4 ईंट रखे। ये फिर याद नहीं रहेगा, निकल मत कुछ जल देता हूं, बना के देता है। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, डीएनए अंगुली छापन क्या होता है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। बहुत बार याद रखा है, 11, 12, 14, 15, 24, ठीक है। डीएनए अंगुली छापन मतलब फिंगरप्रिंटिंग। ये फिंगर आधार कार्ड में लगाए होंगे तुमने, पैसे निकल जा ये फिंगर लगा कर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को सर्वप्रथम वैज्ञानिक का नाम है ये एलेक जेफरे। किसने, एलेक जेफरे ने कहाँ विकसित किया था, और इंग्लैंड में विकसित किया था। इस विधि के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए में भिन्नता, कुछ हुआ नहीं, ये डीएनए पॉलिटिक्स के बारे में डीएनए खोज की बात हुई थी, कुछ भी नहीं करा। ठीक है भाई, देखो जरा, इंग्लैंड में हुई थी और एलेक जेफरे ने, किसने करी थी, एलेक जेफरे। क्या करते हैं इससे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से करते क्या है, देखो इस विधि के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए में भिन्नता को देखा जा सकता है। जैसे तुम्हारा फिंगरप्रिंटिंग क्या है, अलग है, और तुम्हारे मम्मी पापा का सबका अलग ही है, किसी का भी सेम पता किसका हो, बताओ किसका हो सेम, जो जुड़वा बच्चे होते हैं एक जैसे देखने में, जो देखने में एक जैसे होते हैं, उनका जो फिंगरप्रिंटिंग होगा वो क्या होगा, सेम।
जो उनकी पत्नी को दिक्कत है यार। अरे साथी का मतलब ये क्या होगा उनका फिंगरप्रिंटिंग सेम होगा उनका नहीं, फिंगरप्रिंट। अगर कोई आदमी बना दिया हाँ आइडिया देगा ऐसी टेक्नोलॉजी सेम है सारा बना दिया और तेरे वो पास भेज दिया क्या है ठीक है। तो इस विधि के द्वारा क्या करेंगे, अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए में भिन्नता, अलग अलग डीएनए, जो अलग अलग डीएनए होगा, तुम्हारा डीएनए अलग है, तुम्हारे मम्मी पापा का अलग है, इसका अलग, इसका अलग, वो जो भिन्नता है उसको देखना किसकी वजह से देखोगे तुम, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के। तो देखो जरा, जैसे हमें पता है कि सभी जीवधारियों के डीएनए, सभी जीवधारियों का जो डीएनए है वो कैसा हो, अलग अलग, ठीक है। यही कारण है कि समरूप जुड़वा जो एक देखने में क्या हो, एक जैसे हो, समरूप जुड़वा, ठीक है। समरूप जुड़वा को छोड़कर किसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे को मेल नहीं खाता है, ठीक है। अब देखो ये इसमें करते क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया में, डीएनए का क्या करेंगे, सबसे पहले पृथक्करण। डीएनए आप कहीं से भी ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, व्यक्ति के रक्त से, हाँ बाल से भी ले सकते हैं, रक्त से ले सकते हैं, नखून से नहीं ले सकते, नखून निर्जीव हो, हाँ पूरा नखून निर्जीव हाँ पूरा नखून, जिसमें खून भी है वो भी खून कहाँ, इसमें तो है ही नहीं भाई खून। भाई भाई कितना टफ नीचे से निकलेगा ना वो, इसमें थोड़ा ही है भाई सी ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट नहीं करो रक्त से ले सकते हो तुम डीएनए, लार से ले सकते हो, बाल की जड़, ये नहीं होगा बाल की जड़ से ले सकते हैं, ठीक है। त्वचा की कोशिका से डीएनए कहीं से भी निकाल सकते हो। सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अगर तुम्हें क्रिया करनी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या करते हो तुम इसमें, सबसे पहले डीएनए चाहिए तुम्हें, और डीएनए कहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद इस डीएनए को क्या करोगे तुम, उस डीएनए को जो तुम्हारे पास ब्लड वगैरह कुछ भी होगा उसमें से क्या करोगे, हटाओगे उसको बोलते हैं पृथक्करण करना। क्या करना, तो इस डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम, ये जो होता है, जो ये एंजाइम होता है, ये डीएनए को काटने का काम करता है। किसको, डीएनए को अलग करने का, काटने का काम करता है। एंजाइम का नाम है प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे उस डीएनए, जैसे तुमने सबसे शुरू में क्या लिया, डीएनए लिया, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से क्या कर लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। उसे कटे हुए डीएनए को जैल विद्युत कण संचलन विधि द्वारा अलग कर लेंगे। सबसे पहले कुछ छोटे टुकड़े होंगे आपके पास, कुछ क्या होंगे, बड़े टुकड़े। तो उन छोटे बड़े टुकड़ों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, एक विधि होती है, उसको बोलते हैं जैल विद्युत कण संचलन। उन डीएनए के टुकड़ों को, छोटे बड़े टुकड़ों को क्या कर लोगे, अलग अलग कर लोगे, ठीक है भाई। कटे हुए डीएनए को नायलॉन की झिल्ली पर स्थानांतरित करते हैं, जिसे सर्दन ब्लोटिंग के नाम से जाना जाता है। अब जो ये तुमने डीएनए काट लिया, ठीक है, ये डीएनए जो तुमने काट लिया, इसको कहाँ करोगे तुम, एक नायलॉन होता है, नायलॉन की झिल्ली होती है, उसके ऊपर क्या कर दोगे, ऐसे बिछा दोगे, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, इस विधि क्या कहते हैं, सर्दन ब्लोटिंग। उसके बाद क्या करोगे, झिल्ली पर विशिष्ट प्रोब डाले जाते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ प्रोब, क्या हो, प्रोब एक पहचानने वाला अणु है। ये क्या है, ये पहचानने वाला अणु जो डीएनए के खास हिस्से को ढूंढकर उससे चिपक जाता है। और वो खास हिस्सा पता क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए। क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए भी पढ़ाया ना, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए भी पढ़ाया, सैटेलाइट डीएनए। ये जो प्रोब होगा, प्रोब देखो यहाँ क्या है, कटे हुए डीएनए को नायलॉन की झिल्ली पर स्थानांतरित कर, जो अपने डीएनए काटे, छोटे बड़े टुकड़े काटे, उसको कहाँ कर दिया, नायलॉन की झिल्ली पर क्या कर दिया, अपने स्थानांतरित कर दिया। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, सर्दन ब्लोटिंग। झिल्ली पर विशिष्ट प्रोब डाले जाएंगे, कुछ प्रोब डाले जाते हैं। प्रोब पता ना, पहचानने वाले अणु ही हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, जो सैटेलाइट डीएनए से जुड़ जाएंगे, ये लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ आगे, जो सैटेलाइट डीएनए से जुड़ जाएंगे। सैटेलाइट डीएनए, हर किसी का जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो अलग होता है। तो इसका मतलब ये है कि हर किसी के जो सैटेलाइट डीएनए होता है क्या होता है, अलग। तो देखो जरा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ करते हैं, अपराधी की पहचान, बलात्कारी जो होता है उसको पहचानने में, खूनी को पहचानने में, माता पिता को पहचानने में, किसका बच्चा है, ठीक है सस्पेक्टेड तो नहीं है। आनुवंशिक रोगों की जांच करने में, अगर किसी को आनुवंशिक रोग है वो किससे पहचान सकते हो तुम, फिंगरप्रिंट। मतलब भैया का उनका जो वो होगा ना डीएनए